मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पीबी शैली को, जिन्होंने एक जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है उनकी एक पोम है द ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक, ये एक ओड है जो कि इन्होंने लिखा है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है इस विंड को और इसके प्रभाव को दिखाया है कि ये कैसे ही डिस्ट्रॉयर है, प्रिजर्वर है, दोनों का काम करती है। तो आइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो पहले मैं आपको एक हल्की सी झलकी दे देती हूँ कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो आपको पहले तो मैं आपको इस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, अपना 100% एफर्ट देकर। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, इसकी रिटन डेट क्या है, पब्लिश डेट क्या है, इसके राइम स्कीम क्या है, इसके हम जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं हम यहाँ पर। आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से। तो ये देखिए, हमारे पीबी शैली जी हैं और ये हमारी प्यारी सी ओड टू वेस्ट विंड है, यानी कि ये वेस्ट विंड है, उसकी पिक्चर है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है क्या कि ये जो पोम है ओड टू वेस्ट विंड, ये लिखी कब गई है। तो ये लिखी गई है आपका अक्टूबर 1819 में। कब लिखी गई है? अक्टूबर 1819 में लिखी गई है। एंड रिटन इन फ्लोरेंस, इटली ड्यूरिंग शैलीज स्टे हियर, यानी कि जब शैली वहां पर रह रहे थे इस टाइम पीरियड में, उसी समय पर इन्होंने ओड टू वेस्ट विंड को लिखा था अक्टूबर 1819 में। तो आप इसकी रिटन डेट याद रखोगे। देखिए, जिन चीज़ों की रिटन डेट या पब्लिश डेट फिक्स होती है, ठीक है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां पर जैसे कि विलियम शेक्सपियर की डेट्स नहीं पूछी जाती, बहुत कम, रेयरली पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी नहीं है कि इनकी कंफर्म डेट है क्या। तो इसलिए जहां पे कंफर्म डेट है वो आपको माइंड में याद रखना है। अगर बात करें पब्लिकेशन डेट की, तो ये पब्लिश हुआ था 1820 में, और किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था ये हम ध्यान रखेंगे। शैली का जो पोइट्री का कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ सैलीज पोइट्री, उसका नाम है प्रोमीथियस अनबाउंड। क्या नाम है? प्रोमीथियस अनबाउंड। तो प्रोमीथियस अनबाउंड में ये 1820 में पब्लिश हुआ था एंड 1819 में अक्टूबर में ये लिखा गया था। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियरली अपने माइंड में जो है उसको सेव कर लीजिए। बढ़ते हैं अपनी अगली सी ब्यूटीफुल स्लाइड के ऊपर, जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देगी ऑल अबाउट पोम्स स्ट्रक्चर। तो आइए चलते हैं स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारे पोम का है कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। आफ्टर ऑल, जैसे हम किसी घर में रहने जा रहे होते हैं तो उसके बारे में हम पहले पता करते हैं ना कि वो घर कैसा है, 2 BHK है, 4 BHK है, या कैसा घर है। तो ऑब्वियसली आप किसी भी वर्क को पढ़ने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे कौन से फॉर्म्स यूज हुए हैं, क्या इसकी क्वालिटी है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं। ये एक्चुअली आपका 5 कैंटोज में लिखा गया है। 5 कैंटोज को आप 5 सेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक, 5 सेक्शन को ही 5 कैंटोज कहा गया है। तो ये 5 कैंटोज में लिखा गया है, और जो एक कैंटो है, यानी कि हर एक कैंटो जो है वो आपका कितनी लाइन का है? 14 लाइन्स का है। और अगर बात करें तो शैली ने इसको लिखने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया है, तो उन्होंने टेरेजा रीमा का यूज किया है। आपको पता होगा 3 लाइन्स का होता है टेरेजा रीमा। ठीक, नहीं पता है तो बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, जब भी हम मीटर एंड ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल घबराइए मत, एक एक चीज़ यहाँ पर कवर करवाई जाइए आपको, बस आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है 3 लाइन का, ये आपका टेरेजा रीमा है। और इसकी बात करें अगर राइम स्कीम की, तो ये पूरी पोम में यही राइम स्कीम चलने वाली है। हर स्ट्रेंजा की यही राइम स्कीम होगी। क्या? ABA, फिर BCB, CDC, DED एंड EE। अब आपका EE क्या है? ये क्या है? ये आपकी 2 लाइन्स है। तो ऑब्वियसली ये टेरेजा रीमा नहीं है, तो ये है क्या? ये है आपका कपलेट। कपलेट 2 लाइन्स का होता है, ठीक। तो ये आपकी राइम स्कीम बन जाएगी, E और E की राइम स्कीम बन जाएगी यहाँ पर। तो आप देखोगे एक थोड़ा सा इंटरलॉकिंग आपको सिस्टम दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ABA है, तो ये जो बीच वाला B है, यहाँ से ही आपका नेक्स्ट वाला जो लाइन है उससे राइम करेगा। तो ये होगा BCB। फिर ये जो बीच वाला C है, यहाँ से आपका ये स्टार्ट होगा। फिर ये जो बीच वाला D है, इससे आपका नेक्स्ट D स्टार्ट होगा, और ये जो लास्ट वाला E है, इससे आपका कपलेट बन जाएगा EE। तो अगर एग्जाम में आप रट नहीं पाते हो तो इस तरह से भी आप याद रखोगे तो डेफिनेटली आप इसके राइम स्कीम फाइंड आउट कर पाओगे। अगर बात करें तो
कौन सा मीटर यूज हुआ है, तो मोस्टली अगर बात किया जाए ओवरऑल पोम को देखा जाए तो मोस्टली जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर आपको यूज होता हुआ इसमें दिखाई देगा। अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर एक्चुअली सोनेट फॉर्म एंड विथ दांतेस टेरेसा रिमा का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए इसमें आपको जो राइम स्कीम है, अगर बात किया जाए यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको सोनेट की क्वालिटी भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कपलेट भी दिख रहा है। एंड अगर बात करें तो टेरेसा रिमा भी दिख रहा है, दांते का टेरेसा रिमा दिख रहा है, जो कि आपको 3 लाइन का इंटरलॉकिंग सिस्टम दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे बी और सी, डी और ई कैसे ये इंटरलॉक हो रहे हैं आपस में। तो ये पोएम को जो है वो बहुत ही अच्छा एक जिसे बोलते हैं इंटरकनेक्टेड रिद्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये एक क्वालिटी है इसकी कि यहाँ पर सोनेट फॉर्म विथ दांतेस टेरेसा रिमा का ब्लेंड आपको दिया गया है। आगे चलें अगली स्लाइड पे। ओके, तो ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पोम ओ टू द वेस्ट विंड। ये आपका कैंटो नंबर 1 है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये मैंने कैंटो लिखा है, ये आपको हर पेज में मिलेगा। कैंटो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे मिलेगा। अब मुझे करना पड़ेगा खुद को हाइड। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये मैंने आपको कुछ इमेजेस दी हुई हैं ये साइड में। ठीक, ये इमेजेस दी हुई हैं आपको अच्छे से इस वेस्ट विंड को समझाने के लिए, प्लस आपकी ये जो पीपीटी है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपका मन लगा रहे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप घंटों घंटों शॉर्ट्स देखते रह जाते हो, देखते हो ना, आपका मन कभी उबता है? नहीं उबता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग होता है, उसमें इतनी कलर्स का ब्लेंड होता है, आपको दिखता है, इतना बार बार चेंज करते हो आप, अलग अलग चीजें देखती हैं। ठीक है, तो मन आपका उबता नहीं है। वही अगर ब्लैक एंड व्हाइट होता तो क्या वो काम करता? उतना नहीं काम करता। तो इसीलिए इमेजेस का यूज मैंने किया है यहाँ पर, ताकि आपको ब्यूटीफुली इसको समझा सकूं, साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट जो है वो लास्ट तक बना रहे और आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आए, एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो। तो चलिए मैं इसको पहले खुद को हाइड करती हूँ, देखती हूँ किधर से होगा। सेकंड, ये माउस, ओके माउस दिख गया, ठीक है। तो ठीक है, मुझे स्लाइड को थोड़ा मुझे लगता है क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वाला सिस्टम जो है वो मुझे आता नहीं है। तो देखिए भाई, मैं इसको कट कर रही हूँ और पूरी पोएम आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे वापस लाना है तो यहाँ से लाकर मुझे ओवीएस में फिर से ये सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट, कोई और ऑप्शन देखूँ, शायद हो जाए। 1 सेकेंड, अगर ओके डन डन डन, ये काम कर गया। तो चलिए अगर देखती हूँ जैसा रहता है, अगर होगा तो मैं इसको ऑन भी कर लूँगी। तो ये डायरेक्टली हो गया। आइए हम आ जाते हैं, तो देखते हैं हमारा ये फर्स्ट जो है कैंटो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven, like ghost from an enchanter fleeing, yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitudes। यहाँ तक देखें तो यहाँ तक क्या है, वो कहते हैं, वो संबोधित करते हैं किसको? वेस्ट विंड को। वे वेस्ट विंड को क्या बुलाते हैं? वो बोलते हैं वाइल्ड। वाइल्ड इन द सेंस तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम अनकंट्रोल्ड हो, अनियंत्रित हो। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर किस वर्ड का यूज किया है वेस्ट विंड के लिए? तो आप ध्यान रखोगे वाइल्ड का यूज क्या है, किसका यूज क्या है? वाइल्ड का यूज क्या है। ठीक, तो वो संबोधित करते हैं ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ अनियंत्रित जो हवा, ठीक, वेस्ट जो विंड है उसको संबोधित करते हैं। दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स विंग, तुम क्या हो? यहाँ दाउ, दाउ मीन्स होता है यू, तो तुम ब्रेथ हो, किसकी ब्रेथ हो? ऑटम की, यानी कि ऑटम की तुम क्या हो? तुम जो पतझड़ है, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, जिसमें आपकी पत्तियां जो हैं वो पेड़ों से बिल्कुल झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ये देखिए अब हमारी ये इमेज यहाँ पर यूज हो रही है। आप देख रहे हो पेड़ों से पत्तियां कैसे झड़ रही हैं, पीली होकर झड़ जाती हैं। जस्ट अभी थोड़े दिन पहले पतझड़ जो है वो बीता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हे वाइल्ड वेस्ट विंड, तुम जो ऑटम है उसकी सांस हो, उसकी ब्रेथ हो, यानी कि तुम हो तो ऑटम जो है वो आता है। तो ऑटम की तुम क्या हो? एक इंपॉर्टेंट पहलू हो, एक इंपॉर्टेंट ब्रेथ हो तुम। आगे बात करते हैं दाउ, यानी कि यू, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, यानी तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है, जिसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो विंड है क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, जस्ट यू कैन फील इट, आप इसको केवल फील कर सकते हो। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है, द
लीव्स डेड आर ड्रिवन, तुम्हारी वो अनसीन प्रेजेंस क्या करती है, वो जो डेड लीव्स हैं, ठीक, जो लीव्स डेड पड़ी हुई हैं, पीली हो गई हैं, बिल्कुल मुरझा गई हैं, उनको क्या करती है, आर ड्रिवन, उन्हें उड़ा ले जाती है, ठीक, उन्हें बिखेर देती है। कैसी बिखेरती है, लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लिंग, यानी कि जैसे कि जब कोई तांत्रिक अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग करता है तो जो भूत होते हैं, जो घूस्ट होते हैं, बिल्कुल जैसे तेजी से भागते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे प्रभाव से ऐसा लगता है जैसे मानो ये जो सूखी पत्तियां हैं, ये जो डेड लीव्स हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से भाग रही हैं जैसे तांत्रिक के मंत्रों को सुनकर भूत भागते हैं। बिल्कुल उसी तरह से तुमको देखकर, तुम्हारी प्रेजेंस को देखकर, तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस को महसूस कर कर ये पत्तियां बिल्कुल उसी तरह से भागती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, भागती हैं तुम्हारी प्रेजेंस में। ये कैसी हैं, येलो हैं, बिल्कुल पीली पड़ चुकी हैं, ब्लैक हैं, पेल हैं और हेक्टिक रेड हैं। बिल्कुल देखिए कैसी हैं, ऐसी सी हैं, बिल्कुल हेक्टिक रेड हैं, ऐसी हो चुका है इनका कलर। और क्यों हो चुका है, इनको देखकर ऐसा लगता है मानो कि जैसे किसी शहर में महामारी जब फैल जाती है, ठीक, यहाँ पर पेस्टिलिन स्ट्रिकन मल्टीट्यूड मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में, तो ऐसा लगता है जैसे जब लोग बीमार होते हैं, एक महामारी फैलती है, तो आपको हर जगह उस बीमारी से ग्रसित लोग ही दिखाई देंगे। आप जिस हॉस्पिटल में जाओगे, जिस भी पब्लिक प्लेस में जाओगे, जैसे अभी कुछ सालों पहले आपने कोविड देखा था, ठीक, वो एक पेंडेमिक था, तो वहां पर आप क्या देखे थे, हर जगह बस उसी से रिलेटेड न्यूज, उसी से सफर करते हुए लोग। तो बिल्कुल ऐसा ही जो महामारी है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल जैसे लोग इधर इधर दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पीली पड़ी हुई हेक्टिक रेड, ब्लैक, पेल जो ये पत्तियां हैं, ये ऐसी दिखाई दे रही हैं मानो इन्हें कोई महामारी लग गई हो, कोई बीमारी हो गई हो, और ये बिल्कुल समूह समूहों में वैसे ही जो है वो दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। इनके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल पीले, काले और बिल्कुल लाल से हो गए हैं, और ये बीमार लोगों की भीड़ के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे लोगों की भीड़ जो है, बीमार लोगों की भीड़ महामारियों में दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही हर जगह ये झुंड झुंड में तुम्हारी हवा चलने के कारण एक जगह एकत्रित हुए दिखाई देते हैं। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखिए, ओ दाउ हुज कैरियोटेस्ट to their dark wintry bed, that winged sheet where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thy azure sister of spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill driving sweet birds like flock to feed in air with living hues and odors, plain and hill, wild spirit, which art moving everywhere, destroy and preserve. Here, oh here. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं, ओ दाओ, यानी कि तुम, कौन, वेस्ट विंड, ठीक, वेस्ट विंड को बोल रहे हैं कि हे वेस्ट विंड, तुम जो है क्या करती हो, जो भी बीज हैं, ठीक, उनको तुम धोती हो, उन बीजों को तुम धोती हो मानो तुम उनकी रथ हो, ठीक है, और उन्हें तुम क्या करती हो, ले जाती हो। कहाँ ले जाती हो, बिल्कुल कोल्ड विंट्री बेड में ले जाती हो, ठीक है, देखिए डार्क विंट्री बेड में ले जाती हो, ठीक। तुम ये जो विंग्ड सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं, उन्हें तुम क्या करती हो, ये सीड्स तो खुद नहीं उड़ सकते ना, ये देखिए, ये आप देख रहे हो ये किस तरह से सीड्स उड़ रहे हैं, तो ये सीड्स खुद तो नहीं उड़ सकते। जब हवा चलेगी तो हवा के प्रभाव से, वेस्ट विंड के प्रभाव से तुम क्या करती हो, ये जो सीड्स हैं, ये बीज हैं, इन्हें तुम क्या करती हो, उड़ा ले जाती हो। इन बीजों को तुम धो लेती हो, इन बीजों को तुम उड़ा ले जाती हो, और इन्हें ले जाकर तुम क्या करती हो, बिल्कुल डार्क विंट्री बेड में, इन्हें ऐसा लगता है मानो तुम एक रथ हो और रथ पर सवार करके इन बीजों को लेकर जा रही हो, और इन्हें ले जाकर तुम बिल्कुल इनके डार्क विंट्री बेड में छोड़ देने वाली हो। यानी कि ये डार्क विंट्री बेड है क्या, यानी कि जैसे कि पृथ्वी में ये बिल्कुल जाकर क्या हो जाने वाले हैं, दब जाने वाले हैं, क्योंकि ये जब बीज जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वहां पर बिल्कुल दब जाते हैं अंदर, ठीक है। उसके बाद होता क्या है देखिए, और ये कैसे दबते हैं, ठीक, वेयर दे लाई, और ये वहां पर कैसे सोते हैं, वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और ये बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं, ठंडे, लो, जमीन के अंदर हो जाते हैं, जैसे कि अपनी ग्रेव में, यानी कि ग्रेव में जैसे लाश बिल्कुल पड़ी रहती है, ठीक है, उस तरह से बिल्कुल ये क्या करते हैं, बिल्कुल ये सीड
जाकर वहां पर पड़े रहते हैं। तुम्हारी हवा के प्रभाव से ये पत्तियां जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। इन पत्तियों को तुम उड़ा ले जाती हो और फिर ये पृथ्वी में जाकर दब कर सड़ कर क्या बन जाती हैं, बिल्कुल खाद बन जाती हैं, बिल्कुल सड़ जाती हैं। और ये जो बीज हैं जिनके लिए तुम एक रथ का काम करती हो, उन्हें तुम ढो ले जाती हो, उड़ा ले जाती हो और कहां पर उन्हें ले जाती हो, पृथ्वी के अंदर, वो बिल्कुल डार्क विंटरी बेड, जो कि क्योंकि वो काफी समय तक यहाँ पर थोड़े महीनों के लिए बिल्कुल उसी के अंदर पड़े रहने वाले हैं वो बीज। तो इसीलिए यहाँ पर डार्क और विंटरी बेड की बात की गई है, क्योंकि वहां पर अंधेरा भी रहता है और ठंडक भी रहती है। तो डार्क विंटरी बेड पे वो जाने वाले हैं और वो कब तक ऐसे रहेंगे, वो मानो ऐसे हैं जैसे कि एक ग्रेव में जो कॉप्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो पड़े हुए हैं। और अनटिल, ये तब तक ऐसे पड़े रहेंगे, दाइन अज्योर सिस्टर, जब तक कि तुम्हारी, दाइन मतलब तुम्हारी, ठीक है, किसकी, वेस्ट विंड की यानी कि तुम्हारी जो अज्योर सिस्टर है, और वो कौन है, स्प्रिंग, यानी कि तुम्हारी जो अज्योर सिस्टर स्प्रिंग है, जब तक वो आती नहीं है, शेड ब्लो, जब वो बहती है तब तक वो बिल्कुल उसी तरह से मतलब बने रहते हैं, जब तक कि तुम्हारी ये जो नीली बहन है, जो बसंत हवा है, जो अपना तुरही बजाकर क्या करती है, धरती को, पृथ्वी को क्या करती है, जगाती है, ठीक। जो ये जो सोई हुई पृथ्वी है, ठीक, जो बिल्कुल शांति से पड़ी हुई है, वेस्ट विंड के प्रभाव से वहां पर पत्ते भी हैं, वहां पर बीज भी उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो वो जो पड़ी रहती है, जब तुम्हारी ये जो अज्योर सिस्टर है, स्प्रिंग है, यानी कि जब बसंत आता है तो वो क्या होता है, वो ब्लो करती है, यानी कि अपनी तुरही बजाती है, यानी कि वो बहती है और उससे ये जो सोई हुई पृथ्वी है, ये जो ड्रीमिंग अर्थ है, ये क्या करती है, बिल्कुल जग जाती है एंड फिल। और उस समय क्या होता है, ये जो पूरी अर्थ है वो भर जाती है किस चीज से, स्वीट स्वीट बर्ड्स से। ये जो स्वीट स्वीट कलियां हैं ना, ये छोटे छोटे से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मीन्स कलियां, इन छोटी छोटी कलियों से पूरी पृथ्वी भर जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो वेस्ट विंड है वो नहीं आती तो ये संभव नहीं होता। वेस्ट विंड जो है, अभी आगे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी है, यानी कि वो पत्तों को ले जाती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, सड़ाती है और वो खाद बन जाते हैं। और बिल्कुल जो ये बीज हैं उन्हें ले जाकर दफन कर देती है पृथ्वी के अंदर, मानो कि वो बिल्कुल सो गए हों। वैसे जैसे अपनी जिसे बोलते हैं ग्रेव में इंसान पड़ा रहता है, उसकी लाश पड़ी रहती है, उसके कॉप्स पड़े रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो सोए रहते हैं। लेकिन जब स्प्रिंग, उसकी वेस्ट विंड की जो बहन है स्प्रिंग, यानी कि जब बसंत आता है तो वो सोई हुई पृथ्वी को जगाता है और उससे क्या होता है कि हर तरफ कलियां ही कलियां, फूल ही फूल दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं। और वो कैसे दिखाई देते हैं, लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर्स विथ लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। वो बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं जैसे खुली हवा में भेड़ों के जो झुंड हैं वो बिल्कुल चढ़ते रहते हैं, इधर उधर हवा में घूमते रहते हैं खुली हवा में, बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लगता है ये पूरे बर्ड्स जो हैं उन भेड़ों की तरह क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, वो घास के मैदान और पहाड़ियों की जो मीठी खुशबू है उसको पूरी मीठी खुशबू और खूबसूरत रंगों से भर देते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो कलियां हैं वो निकली हुई हैं। तो पृथ्वी सोचिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल रंग बिरंगी सी, ऐसे लग रही है जैसे भेड़ों के झुंड बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल उस तरह से जो है ये फील हो रहा है। आगे देखिए, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, यानी कि ये जो वाइल्ड विंड है वो क्या करती है, उसकी आर्ट क्या है, वो एवरीवेयर, हर जगह घूमती रहती है। और वो काम क्या करती है, वो डिस्ट्रॉयर भी है और वो प्रिजर्वर भी है, यानी कि तुम एक संहारक भी हो, संहार भी करती हो, डिस्ट्रॉय भी करती हो एंड रक्षक भी हो। हियर ओ हियर, कृपया मेरी बात सुनो। तो अब यहाँ पर देखिए वो बताएंगे डिस्ट्रॉयर कैसे है, क्योंकि वो इन सारे पत्तों को जो बिल्कुल पेल महामारी से पीड़ित पत्ते जैसे हो गए हैं, जैसे महामारी से पीड़ित लोग होते हैं, वैसे ही इन पत्तों को जो है वो ले जाती है और उनको उनका डिके करती है, उनका क्षय करती है। और ये जो छोटे छोटे से बीज हैं इन्हें बिल्कुल रथ की तरह ले जाकर बिखेर देती है और पृथ्वी के अंदर ये बिल्कुल इस तरह से सोए रहते हैं। और बाद में जब स्प्रिंग आती है, जब उसकी बहन अज्योर सिस्टर आती है, तो उसके प्रभाव से क्या होता है, ये जो कलियां सोई हुई पड़ी थी पृथ्वी के अंदर ये पूरी जग जाती है, पृथ्वी जग जाती है। और क्या होता है, पूरी कलियों से पूरी जो अर्थ है वो भर जाती है, फिल हो जाती है और हर जगह बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू, बहुत खूबसूरत से जो रंग है वो बिखर जाते हैं। इस तरह से तुम क्या काम करती हो, प्रिजर्वर का काम करती हो। तो हियर ओ हियर, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेंजा। आई होप मैंने जस्टिफाई किया होगा इस स्टेंजा को। आप नीचे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगा। आइए देखते हैं सेकंड स्ट्रेंजा के बारे में। तो ये है स्ट्रेंजा नंबर 2, ठीक है, ये आपका स्ट्रेंजा नंबर 2। इसको चलिए हम कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना।
चलिए देखिए, ये जो हमारा सेकंड स्टेंजा है, इसमें जो है आपके जो पोएट हैं उन्होंने वेस्ट विंड का स्काई में क्या प्रभाव है, क्या किस तरीके से प्रेजेंट किया है, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कॉमोशन, आकाश की तीव्र हलचल के बीच, ठीक, कॉमोशन मीन्स आपका होता है हलचल, तीव्र हलचल के बीच, ठीक, हलचल, तीव्र हलचल के बीच, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड शूक फ्रॉम द टैंगल्ड बॉ of heaven and ocean, angels of light and rain and lightning, there are spread on the blue surface of thine airy surge like the bright hair uplifted from the head of some fair say maned। यहाँ तक देखते हैं, ठीक, यहाँ तक जो है वो पूरा एक ही जो थॉट है उसको लेकर चला गया है। तो आइए यहाँ तक जो है उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि आसमान में, हे वेस्ट विंड, तुम्हारा प्रभाव ऐसा है कि मानो आसमान की ऊंची और घूमती हुई ऊंचाइयों में तुम क्या करती हो, तुम बादलों को क्या करती हो, घुमा देती हो। यानी बादलों में भी तुम्हारे हवा के कारण, तुम्हारे विंड के कारण क्या हो जाती है, हलचल जो है वो शुरू हो जाती है। आसमान में जो भी बादल हैं उन बादलों के बीच क्या होता है, तुम्हारी स्ट्रीम से, तुम्हारी जिसे बोलते हैं हलचल से क्या होता है, वो सारे जो बादल हैं वो क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। वो कैसे घूमते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कैसे घूमते हैं। वो जो लूज क्लाउड्स हैं वो कैसे घूमते हैं, लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, वो वैसे घूमते हैं जैसे मानो सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। देखने में ऐसा जैसा लगता है, जब सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं ऐसा लगता है मानो तुम्हारे प्रभाव से भी ये जो बादल हैं ये बिल्कुल उन्हीं पत्तों की तरह क्षय हो रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, और आकाश और समुद्र की शाखाओं से लगे हुए हों। ऐसा लगता है देखने में, मानो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पत्ते जो हैं, जो पेड़ होता है उसकी जड़ें क्या है, पृथ्वी में होती हैं, और ऊपर जो है वो आपका पेड़ होता है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से क्या है, पत्तियां जो हैं वो झड़कर गिरती हैं अर्थ पर वेस्ट विंड के प्रभाव से। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रभाव से जब तुम चलती हो तो क्या होता है, आकाश में हलचल हो जाती है, आकाश के बादलों में क्या होती है, हलचल हो जाती है, और उससे क्या होता है, जो लूज क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो पृथ्वी पर जैसे सूखे पत्ते पेड़ से झड़कर गिरते हैं तुम्हारे प्रभाव से, बिल्कुल उसी तरह से ये जो बादल है वो भी नीचे गिरते हुए क्या हुआ, दिखाई दे रहे हैं। और वो कैसे, जैसे पेड़ों की जो जड़ है वो अर्थ पर, जमीन में, और पेड़ ऊंचाई पर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लगता है जैसे मानो हेवन और ओशन में जो है, यानी कि आकाश और समुद्र की शाखाओं से वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक, देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बादल जो है वो आकाश और समुद्र की जो शाखाएं हैं वहां से क्या कर रहे हैं, टूटकर गिर रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है, प्रभाव है। आगे वो कह रहे हैं कि फिर वो लगते कैसे हैं, देखिए, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, यानी कि वो क्या है, वो स्वर्गदूत हैं, वो एंजल्स हैं। किसके एंजल्स हैं, रेन और लाइटनिंग के, यानी कि बारिश के, और जिसे बोलते हैं बिजली के, यानी कि से क्या है, वो भरे हुए हैं वो बादल। कौन, उन बादलों को क्या कहा गया है, देवदूत कहा गया है, एंजल्स कहा गया है। कि ये जो बादल मानो पेड़ की पत्तियों की तरह मानो गिर रहे हों, बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं, जिनकी जड़ें ओशन और ऊपर हेवन में वो पत्ते हैं वहां से गिर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप जो बादल हैं वो क्या हैं, वो एंजल्स हैं, वो देवदूत हैं, वो स्वर्गदूत हैं, किनके, रेन और लाइटनिंग के। ठीक है, बिजली से और बारिश से ऐसा लगता है ये बादल पूरी तरीके से भरे हुए हैं। या फिर वो नीले आसमान में क्या है, बिखरे हैं, दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन। या वो क्या है, वो बादल कैसे हैं, वो बिल्कुल क्या है, आसमान में। ये देखिए बिल्कुल आसमान में, ये आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने ये आपको इमेजेस प्रोवाइड कराई है ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो देखिए ये बिल्कुल क्या हो रहे हैं, बिल्कुल क्या है, आसमान में उनकी सरफेस पर, उनकी सतह पर ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल बिखर से गए हैं। और वो कैसे बिखरे हैं,
कैसे बिखरे हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर दिया है ना, देखिए लाइक, कितना इसमें सिमिली का यूज हुआ है, किस तरह से बिखरे हुए हैं वो बादल। तो लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फेरी मैनेड, यानी कि जो डायनोशियस है उसकी जो अनुयायी महिलाएं होती हैं जो ड्रिंक करती रहती हैं और डांस करती रहती हैं, तो बिल्कुल उनकी तरह बेतहाशा नाचती हुई उन लड़कियों की तरह जब वो लड़कियां डांस करती हैं ड्रिंक करके, डायनोशियस की जो शिष्या होती हैं तो उनके बाल बिल्कुल इस तरह से क्या होते हैं, खड़े हुए होते हैं और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भी क्या हैं बाल बिल्कुल इसी तरह से क्या हैं, खड़े हो गए हों। यानी कि बिल्कुल उन बादलों को देखकर कैसा प्रतीत होता है, एक तो उन्होंने बताया कि पेड़ के पत्तों की से जैसे पत्तियां गिरती हैं, बिल्कुल तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ से पत्तियां गिर रही हूं, यानी कि जो बादल हैं बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देते हैं। दूसरा कहते हैं कि ये जो है स्वर्गदूत की तरह है, मानो इनमें बारिश और बिजली क्या है भरी हुई है और ये पूरे नीले आसमान में बिल्कुल इस तरह से क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं। कैसे बिखरे हैं, जैसे उस डांस करती हुई लड़की के सर के बाल ऊपर बिखरे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये स्काई है, ठीक। तो इसके ऊपर देखिए बिल्कुल उसी तरह से क्या है, ये जो बाल हैं, ये जो हेयर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये बादल भी क्या है, बिखरे हुए से बिल्कुल सुनहरे से दिखाई देते हैं। आगे पढ़ें तो यहाँ तक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये जो पैर से मैनेड है ये उसी के लिए आया हुआ है। डायनोशियस की जो शिष्या है उसके बाल जो है डांस करते हुए जैसे बिखरे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन बादलों की भी क्या है, कंपैरिजन किया गया है। आगे देखिए, हम देखेंगे इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द ज़ीनीथ हाइट द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। आगे वो कह रहे हैं कि बादल जो है वो क्षितिज से आसमान के शीर्ष तक आने वाले तूफानों के बालों की तरफ फैले हुए हैं। ऐसा लगता है अप्रोचिंग स्टॉर्म, यानी वो आने वाले तूफान का क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। कौन, वो बादल, जो बादल बिल्कुल इसके बालों की तरफ फैले हुए हैं, इस मैनेट के बालों की तरफ फैले हुए हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल जिनीत से, होरिजन से यानी क्षितिज से लेकर जिनीत की हाइट तक बिल्कुल इस तरह से फैले हुए बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जैसे वो जो लटे हैं, वो जो लॉक्स हैं, वो अप्रोचिंग स्टॉर्म्स यानी कि तूफान के बालों की तरह बिल्कुल फैले हुए हैं, यानी आने वाले तूफान का क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। द डर्स ऑफ डाइंग ईयर्स to which this closing night will be the doom of a vast sepulchre valued with all thy congregated might of vapors, from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. Oh, here आगे देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पर दाउ डर्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ डाइंग ईयर, दाउ डर्स ऑफ डाइंग ईयर यानी कि हे वेस्ट विंड, हे पछुआ हवा, तुम साल के अंत का उदास गीत गाती हो। क्या करती हो, यानी कि तुम जब गाती हो, तुम जब बहती हो तो वो इस बात का संकेत होता है कि अब ये जो ईयर है ये क्या हो रहा है, ये समाप्त होने वाला है। तुम उसकी उदासी का गीत गाती हो, एक संकेत देती हो इस जाने वाले साल का, इस डाइंग ईयर का, यानी मरते हुए साल का। अब यहाँ पर डाइंग ईयर भी आपका देखिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि साल कभी भी नहीं मरता, ह्यूमन मरता है, इंसान मरता है, जीव मरते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स मरती हैं, ईयर नहीं मर सकता। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि तुम जो है वो क्या करती हो, तुम इस मरते हुए साल का संदेश देती हो, इसका शोक गीत गाती हो। डर्ज मीन्स क्या होता है, शोक गीत, यानी कि तुम क्या है, इस जाते हुए साल के लिए शोक गीत गाती हो। ठीक, क्यों, क्योंकि तुम्हारे बाद अब तुम्हारी जो सिस्टर है, अज्योर सिस्टर तुम्हारी जो है, ठीक, यानी पूर्वी जो हवा है वो तुम्हारे जाने के बाद आने वाली है। यानी कि तुम्हारे बाद क्या होता है, अब बसंत ऋतु आएगी और उसके आने से, जैसे उन्होंने अर्थ पे बताया कि उसके आने से क्या होगा, बिल्कुल हर चीज, हर जगह बीज, फल, फूल खिल जाएंगे। तो वही वो बता रहे हैं कि तुम क्या है, तुम जाते हुए इस मरते हुए साल के लिए एक डर्ज यानी कि शोक गीत गाती हो। आगे देखिए, ऑफ विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वास्ट स्पल्चर। यहाँ से देखते हैं तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि रात का जो आकाश है एक विशाल मकबरे के गुंबद जैसा होगा। यानी कि ये जो रात्रि होने वाली है, इस रात का जो नाइट का, ये जो क्लोजिंग नाइट है, यानी रात में जो आपको स्काई दिखाई देती है, जो आसमान दिखाई देता है रात में इन बादलों से भरा हुआ, वो कैसा है, वो जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी मकबरे के ऊपर गुंबद लगा हुआ होता है। तो बिल्कुल उस जैसे ये
मकबरा है तो इस मकबरे के ऊपर एक गुंबद लगा हुआ होता है इस तरीके से, तो बिल्कुल उस गुंबद की तरह क्या है, बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है, इस गुंबद की तरह ये जो तुम्हारी क्लोजिंग नाइट है ये क्या है, दिखाई देती है। उसके बाद देखिए कि तुम्हारे द्वारा इकट्ठे किए गए बादल उस पर मेहराबों की तरह फैले हुए रहते हैं। जैसे मेहराब होते हैं किस पर, उस मकबरे पर, बिल्कुल उसी तरह से वो बादल क्या हैं, बिल्कुल फैले रहते हैं। और वो जो नाइट है वो गुंबद का काम करती है, गुंबद की तरह दिखाई देती है। और उस मकबरे के ठोस शीर्ष पर, ठीक, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, यानी कि उस मकबरे के ठोस शीर्ष पर काली बारिश, बिजली और ओले बरसेंगे। इस बात का क्या है, संकेत होता है, संकेत देते हैं। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन, यानी उसका जो सॉलिड एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ब्लैक रेन, फायर एंड हेल विल बर्स्ट, यानी कि बिजली गिरेगी, बारिश होगी, ओले बरसेंगे। ओ हियर, तुम मेरी बात सुनो, ओ वेस्ट विंड तुम मेरी बात सुनो। तो ये था ऑल अबाउट आपका पूरा कि बादलों पर यानी कि हवा में, स्काई में वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अर्थ पर जब वेस्ट विंड चलती है तो किस तरह से वो डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों का काम करती है, किस तरह वो पत्तियों को ले जाकर उनका डिके करती है, उनका क्षय करती है, उनको खाद के रूप में बनाती है, और किस तरह से वो जो है जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको ले जाकर पृथ्वी के कोल्ड बेड पर सुला देती है। और जब उसकी अज्योर सिस्टर आती है तो क्या होती है, वो बीज जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी कलियों में, बर्ड्स में खिल जाते हैं और बहुत रंग बिरंगा जो पूरी धरती है वो दिखाई देती है। सेम एज उसी तरह आसमान में भी क्या होता है, जब तुम चलती हो तो तुम उन बादलों को इस तरह से घुमाती हो मानो जैसे पत्ते जो हैं वो पेड़ों से गिर रहे हों। देखकर ऐसा लगता है उन बादलों को कि जैसे पेड़ों से पत्ते जो हैं वो गिर रहे हों, और वो उनको देखकर ऐसा लगता है वो इस तरीके से बिखरे हुए हैं जैसे डायनोसियस की सिस्या मैडेइन जब डांस करती हैं पी करके तो उनके बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये बादल भी छितराए हुए, फैले हुए से दिखाई देते हैं। और यही वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो क्लोजिंग, जैसे जो मकबरा है उसके ऊपर एक गुंबद, एक मेहराब का काम करते हैं, और वो संकेत देते हैं कि ब्लैक रेन, ओले, फायर, तूफान ये आने वाला है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। मैंने जो है पूरा स्ट्रेंजा 1 और स्ट्रेंजा 2 को भी कंक्लूड करके आपको जो है समझा दिया है। आगे चलें, आइए देखते हैं स्ट्रेंजा नंबर 3। स्ट्रेंजा नंबर 3 में देखिए क्या है, आपको यहाँ पर बात की जाएगी कि ओशन में, समुद्र में क्या प्रभाव जो है वो डालती है ये वेस्ट विंड, राइट। तो इसको देखते हैं। Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean, where he lay lulled by the coil of his crystalline streams, beside a pumice isle in Bain's Bay, and saw in a sleep an old palace and towns waving within the waves in winter's day। यहाँ तक देखते हैं अब समुद्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो कहते हैं दाउ मीन्स तुम हु मीन्स जो, यानी कि तुम जो अपने ग्रीष्मकालीन सपनों से, यानी कि जो तुम्हारे समर ड्रीम है, तुम उस तुम्हारे प्रभाव से क्या होता है कि अपने ग्रीष्मकालीन सपनों से ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को तुम क्या है, जगा देती हो। ये जो भूमध्य सागर है, ये जो ब्लू मेडिटेरेनियन सी है, ये क्या है, अपना समर ड्रीम जो है वो देख रहा होता है, अपना समर का सपना देख रहा होता है। और तुम क्या करती हो अपने प्रभाव से, यानी कि जब तुम बहती हो तो तुम उसे क्या कर देती हो, वेकेन, यानी कि उसको उसके ड्रीम से क्या करती हो, जगा देती हो। आगे देखिए, वेयर ही ले, यानी कि जहां वो लेटा हुआ था, लुल्ड बाय द कॉइल ऑफ, यानी कि लोरी, जो ये क्रिस्टन धाराएं हैं, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपका सी दिख रहा है, ये जो मेडिटेरेनियन, ब्लू मेडिटेरेनियन सी है, ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये सोया हुआ है और अपना जो समर ड्रीम है वो देख रहा है। लेकिन जब तुम चलती हो, जब तुम बहती हो, तो तुम्हारे प्रभाव से क्या होता है, ये अपने सपने से, ये अपने समर ड्रीम से उठ जाता है, तुम इसे उठा देती हो। और जहां ये सोया हुआ था, बिल्कुल क्या था, जहां ये सोया हुआ था, कैसे, अपनी क्रिस्टलीय धाराओं के कुंडल से शांत हो गए थे। यानी कि ये जो यहाँ पर बात किया जा रहा है लुल्ड बाई, यानी कि ये जो इसकी धाराएं हैं, ये जो धाराएं हैं जब ये बहती हैं तो इनकी जो मधुर ध्वनि होती है, ये ध्वनि क्या काम करती थी उसके लिए, ये उसके लिए लोरी का काम करती थी। मानो ये जो इसकी क्रिस्टलिन धाराएं हैं, जो ये स्ट्रीम्स हैं,
या ये क्या करती थी, ये उसको लोरी गाकर क्या करती थी, मानो उन्होंने सुला दिया था और वो इस तरीके से सोया हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। फिर वो कह रहे हैं, और कहाँ सोया हुआ था? वाई की खाड़ी में, एक छावा द्वीप के पास। कहाँ पर? वाई की खाड़ी में। ये जो प्यूमिस आइल है, इस प्यूमिस आइल के पास, वाई की खाड़ी में इस प्यूमिस आइल के पास ये क्या था? सोया हुआ था। आगे देखिए, एंड सॉ, और क्या कर रहा था वो सोकर? एंड सॉ, देख रहा था अपने सपने में। उन्होंने पहले ही बताया ना कि वो समर ड्रीम देख रहा था। कौन? वो समुद्र। जी हाँ, वो समुद्र क्या कर रहा था? समर ड्रीम देख रहा था। अब समुद्र को उसने अपने समर ड्रीम से उठाया है, तो वो बताएंगे भी कि आखिर वो अपने सपने में देख क्या रहा था। तो अब उसी का जिक्र होगा कि उसने अपने सपने में देखा क्या है। उसने अपने सपने में देखा था, सो इन अ स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टॉवर्स, यानी कि उसने देखा है कि वहां पर जो पुराने महल हैं और जो मीनारें हैं वो लहरों के तीव्र जो दिन थे उसमें क्या है, बिल्कुल कांप रही हैं। यानी कि जब पहले क्या है, जो लहरें बहा करती थी, उनकी तीव्र लहरों से क्या हुआ था, वो जो बड़ी बड़ी मीनारें थी, जो बड़ी बड़ी महल थे, वो क्या है, वो उसके अंदर हैं, वो गिरे हुए हैं। आगे आपको पता चलेगा, अभी देखिएगा कि कैसे वो फेंट होकर गिर गए हैं। तो वो उनको क्या कर रही है, सपने में देख रही है कि वो तुम्हारी तीव्र लहरों से बिल्कुल कांप रही हैं। जो पहले कभी यहाँ पर खड़ा हुआ करती थी, उनके किनारे खड़ा हुआ करती थी, अब वो क्या है, बिल्कुल तुम्हारी लहरों से बिल्कुल कांप रही हैं। बाकी देखिए आगे, और इनके ऊपर क्या है, ये जो लहरें, ये जो पुराने ओल्ड पैलेसेस हैं और ये जो टावर्स हैं, ये कहाँ पर हैं? ये समुद्र की गहराई में अंदर हैं, क्योंकि कभी जब तीव्र वो हुआ करता था तो उससे क्या हुआ, ये बिल्कुल जाकर अंदर समुद्र में समा गई हैं। और जब यहाँ पर ये हैं तो वही वो देख रहा है कि जो ये, वो सपने में देख रहा है कि ये जो ओल्ड टावर एंड पैलेसेस हैं वो हैं, और उनके ऊपर क्या है, अभी देखिए बताएगा उनके ऊपर क्या है। देखिए, ऑल ओवर ग्रो विथ अज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, यानी उनके ऊपर क्या हो गया है, ये पहले तो यहाँ पर देखिए ये बताया है कि क्वेरिंग विद इन द वेव्स इन इंटर्स डे, यानी कि वो क्या है, बिल्कुल कांप रही हैं। कौन चीजें? वो मीनारे, वो टावर्स उसकी वेव से कांप रही हैं। और इनके ऊपर क्या है, जो मॉस है और जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल लदे हुए हैं। मॉस मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब पानी काफी टाइम तक रुका रहता है तो उसके ऊपर काई जम जाती है, या रुका भी जहां पर बहुत पानी होता है तो काई, तो वही उसी की बात की जा रही है। यानी कि उनके ऊपर, उन ओल्ड पैलेसेस के ऊपर, टावर्स के ऊपर क्या हुआ है, काई जम गई है, फ्लावर्स जो हैं वो उग गए हैं। आगे देखिए, और ये चीज सो स्वीट द सेंस फेंट पिक्चरिंग दैम, और इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल इंद्रियां क्या है, बेहोश सी हो गई हैं। इतने मधुर, उनकी कल्पना करते ही, यानी कि कैसा वो सीन होगा उसकी कल्पना करते ही जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वो मानो बिल्कुल कैसे हो गए हैं, फेंट हो गए हैं। दाऊ, यानी कि हे वेस्ट विंड, तुम दाऊ जिसके मार्ग में अटलांटिक की समस्त शक्तियां खुद को खाइयों में विभाजित करते हैं, खुद को खाइयों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। while far below the sea bloom and oozy woods which wear the shapeless foils of the ocean, known thy voice and suddenly grow grew with fear and tremble and despoil themselves। आगे वो कह रहे हैं कि ये क्या है, यानी कि तुम जो क्या करती हो, मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रभाव से, जब तुम बहती हो तो ऐसा लगता है तुम्हारे प्रभाव से होता क्या है, ये जो ओशन है, जो अटलांटिक, यहाँ पर देखिए ये अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं आप, कि ये जो अटलांटिक ओशन है वो मानो ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बीच से बिल्कुल ऐसे मार्ग प्रशस्त कर देता है। यानी कि क्या होता है, उसकी लहरें इधर और इधर होती हैं और बीच में वो तुम्हारे चलने के लिए क्या है, तुम्हें मार्ग जो है वो दे देता है, यानी कि मार्ग क्या है, प्रशस्त कर देता है। ठीक, आगे देखिए, तुम्हारे लिए खुद को क्या करता है, बीच से विभाजित कर देता है। जबकि बहुत नीचे समुद्री फूल और दलदल जंगल जो समुद्र के रसहीन पत्ते पहने हुए हैं, ठीक, वो तुम्हारी आवाज सुनकर क्या होते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं। ठीक, which wear the shapeless foil of ocean, and ये क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह के जो मैंने आपको बताई थी, काई और उनके ऊपर पत्ते जमे हुए हैं। तो ये जब होता है, जब तुम चलती हो, तुम्हारी आवाज के शोर से, पहली बात तो तुम्हारे चलने से ये जो ओशन है ये तुम्हें रास्ता दे देता है, यानी कि अब बीच से विभाजित हो जाता है और ऐसा लगता है मानो उसने तुम्हारे लिए रास्ता दे दिया हो। और तुम्हारे चलने के प्रभाव से क्या होता है, जो वहां पर छोटे छोटे फूल पत्तियां इनके ऊपर नीचे जो है इकट्ठे हो गए हैं, इनके ऊपर जम गए हैं, वो मान लो तुम्हारी आवाज से क्या होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल कांप गए हैं, बिल्कुल डर से गए हैं, बिल्कुल
एंड सडनली ग्रीव विथ फियर, और बिल्कुल डर से वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल ग्रे हो गए हैं, बिल्कुल ग्रे पड़ गए हैं। एंड ट्रेम्बल, ठीक उसके बाद वो ऐसा लगता है जैसे अपने आप को नष्ट कर देंगे तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी बात सुनकर। आवाज इन द सेंस जो हवा चल रही है, जो वेस्ट विंड चल रही है, उसकी आवाज का, उसके शोर का इतना प्रभाव ये समुद्र पर दिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पहले तो ये बता रहे हैं कि तुम जब चलती हो तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा है कि तुम्हारे चलने से ये जो ब्लू मेडिटेरेनियन सी है, ये जो कि सोया हुआ था, कैसे सोया हुआ था, जो इस सी की क्रिस्टलाइन जो स्ट्रीम है, जो इसकी धाराएं हैं, वो जब चलती थी, जब बहती थी तो इतनी मधुर ध्वनि होती थी, लगता था उस मधुर ध्वनि को गाकर उन्होंने उस समुद्र को, उस ब्लू मेडिटेरेनियन सी को सुला दिया है और वो सो गया है लोरी सुनकर, अपनी धाराओं की लोरी सुनकर। लेकिन तुम्हारे आने से इतना प्रभाव हुआ कि वो अपने समर ड्रीम से बिल्कुल जाग सा गया है, तुमने उसे जगा दिया है उसके समर ड्रीम से। और तो और तुम कहाँ पर हो, जो इन्होंने बताया कि जो वे है उस किनारे पर प्यूमिस आइल पर हो, और वहां पर क्या होता है, वो जो सपना देख रहा होता है, जो वो समुद्र जो सपना देख रहा है, और सपने में वो क्या देख रहा है कि कभी उसके किनारे पर जो ओल्ड पैलेसेस और टावर्स हुआ करते थे, वो अब क्या है, उसके अंदर हैं और वहां पर समा गए हैं, और उनके ऊपर जो है वो क्या हो गई है, अजोर, मॉस एंड फ्लावर्स, काइयाँ, ये सब जम गई हैं। और वो उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल हमारे जो सेंसेस हैं, उनकी पिक्चर्स ऐसी है कि बिल्कुल फेंट हो जाते हैं। और तो और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जो अटलांटिक सी है, ठीक, वो तुम्हें क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, तुम्हें रास्ता देता है, और दो भाग में खुद को क्या कर लेता है, विभाजित कर लेता है, और तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। और वहां पर नीचे जो छोटी छोटी काइयाँ, छोटे छोटे पत्ते, जो ये सब ओशन में नीचे पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे शोर से बिल्कुल डर जाते हैं, और उस डर कर कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रे पड़ जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल अपने आप को नष्ट करने को तैयार हो चुके हैं। तो ओ हियर, ओ वेस्ट विंड, सुनो, तुम्हारा इतना प्रभाव है। तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट स्टंजा में अर्थ के बारे में बताया है, अर्थ पर क्या इफेक्ट है। सेकंड स्टंजा में आपको उन्होंने स्काई पर क्या इफेक्ट है वो दिखाया है। और थर्ड स्टंजा में उन्होंने आपको क्या बताया है कि किस तरीके से जो है ये जो आपका समुद्र है इस पे प्रभाव पड़ता है। इस चीज को इन्होंने क्या है दिखाया है आपका तीसरे जो है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपना स्ट्रेंजा फोर्थ। अब इसमें ये फोर्थ स्ट्रेंजा में क्या बात करेंगे, ये बात करेंगे कि तुम मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाल सकती हो, इसके बारे में बात करेंगे कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। तो आइए चलते हैं, देखिए ये हमारा फोर्थ स्ट्रेंजा है। यहाँ पे ऐसी कोई एज सच पिक्चर है नहीं, क्योंकि क्या ही पिक्चर लगाई जा सकती थी, जितना पॉसिबल था उतनी इमेजरी मैंने आप लोगों के लिए यूज की है। तो आइए देख लेते हैं ये फोर्थ स्ट्रेंजा। इफ आई वर अ डेड लीफ Thou mightest bear, यदि मैं एक मृत पत्ता होता, यानी कि डेड लीफ होता जिसे तुम उठा सकती। क्योंकि जब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर आपको जो, अगर आपको इनकी बात समझनी है कि ये अपने ऊपर क्या प्रभाव चाहते हैं वेस्ट विंड का, और किस तरह से अपने आप को वेस्ट विंड से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पैरेलल जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रेंजा है, तीनों को साथ में लेकर फिर इसको समझना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखिए अपने आप को किससे, डेड लीफ से कंपेयर किया है। ठीक, इन्होंने बोला है कि काश मैं भी डेड लीफ होता, जैसे अर्थ पर जब डेड लीफ होती है तो तुम्हारे प्रभाव से उड़ जाती है, तो वही वो कह रहे हैं कि काश मैं भी जो है वो डेड लीफ होता और तुम मुझे उठा सकती। Thou mightest bear, तुम मेरा भार सह सकती और मुझे उठा सकती। If I were a swift cloud to fly with thee, और काश मैं अगर तेज बादल होता, स्विफ्ट क्लाउड होता, तो तुम मुझे क्या करती, अपने साथ उड़ा ले जाती। जैसे तुमने बादलों को उड़ाया था और मैडेन के बालों की तरह बिखरा दिया था, या सूखे पत्तों की तरह बिखरा दिया था, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी तुम उड़ा ले जाती। A wave to paint beneath the power, यानी कि या तो फिर मैं क्या होता, एक लहर होता जो तुम्हारी शक्ति के नीचे कांपता। क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि वेस्ट विंड चल रही थी, तो समुद्र कैसे कांप रहा था, कैसे उसके लिए रास्ता दे रहा था, और कैसे समुद्र के नीचे जो भी चीजें पड़ी थी, पेड़ पौधे काइयां, वो किस तरह से डर कर बिल्कुल फेंट हो जा रहे थे। तो वही वो कह रहे हैं, काश मैं एक वेव होता, या मैं डेड लीफ होता, या फिर डेड लीफ नहीं तो क्लाउड होता, और नहीं तो फिर क्या मैं एक वेव भी होता, तो तुम मुझे क्या करती, तो मैं तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी पावर से क्या होता, मैं भी जो है तुम्हारी पावर के नीचे जो है वो हाफता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ,
और तुम्हारे जो शक्ति का आवेग है उसे मैं क्या करता, साझा करता। इम्पल्स मीन्स आवेग, ऑफ दाई स्ट्रेंथ यानी तुम्हारी स्ट्रेंथ, दाई मीन्स होता है योर यानी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को, एंड शेयर क्या करता, शेयर करता यानी उसको साझा करता। आगे देखिए, ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल। आगे वो कह रहे हैं तुमसे कम ही नहीं स्वतंत्र है, हे अनकंट्रोल्ड यानी कि तुम मुझे अपने आप से कम मत समझो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कम हूँ, हाँ अभी मैं तुमसे कम हूँ, क्यों, क्योंकि अब मेरी एज हो चुकी है, अब मैं अपने युवा अवस्था में नहीं हूँ। आगे वो बताएंगे कि कैसे जब वो युवा अवस्था में थे तो बिल्कुल इस वेस्ट विंड की तरीके से थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मेरी शक्ति जो है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है, तो तुम मुझे इतना भी कम मत समझो। ओ अनकंट्रोल्ड यानी कि हे वेस्ट विंड तुम अनियंत्रित हो। इफ इवन आई वर एज इन माई चाइल्डहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, यानी कि काश मैं भी अपने बचपन जैसा होता, जैसे कि मैं अपने बचपन में था, बिल्कुल इधर उधर उछलता कूदता रहता था, जैसे कि तुम इधर उधर उछलती कूदती हो और तुम्हारा प्रभाव हर चीज़ों पर दिखाई देता है, वैसे मैं भी अपने बॉयज डेज में था, लेकिन अब मेरा वो समय बीत चुका है। तो काश मैं फिर से अपने उस बचपने में होता और हो पाता स्वर्ग में, मैं तुम्हारे साथ क्या करता, भ्रमण करता, क्योंकि मेरी तेजी इतनी होती कि मैं तुम्हारे साथ वॉन्डर करता ओवर हेवन यानी कि स्वर्ग में, जैसे तुम बहती हो बिल्कुल उसी तरह से तो स्वर्ग में मैं भी तुम्हारे साथ क्या करता, भ्रमण कर पाता, बह पाता। एज देन जैसे तब, when to outstripped thy speed scarce seems a vision यानी कि जैसे कि जब तुम्हारी आकाशीय गति से आगे निकलना एक स्वप्न होता, जैसा ही प्रतीत होता था। काश मैंने कभी प्रयास नहीं किया होता, आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन। आप देखिए वो इसी चीज को बताएंगे कि वो अपने जब मतलब कि अपने जिसे बोलते हैं बॉयज डेज में थे तो किस तरह से उन्होंने जो है महसूस किया है। वो कह रहे हैं कि काश मैं भी सूखा पत्ता होता तो शायद तुम मुझे भी उड़ा ले जाती, अगर मैं बादल होता तो तुम मुझे अपने साथ उन पत्तों की तरह उड़ा ले जाती, या फिर अगर मैं एक लहर होता तो तुम्हारे आने से मैं भी जो है वो बढ़ता और तुम्हारी ताकत को मैं भी क्या करता, बांट पाता। हालांकि मैं तुमसे कम आजाद होता क्योंकि तुम अनकंट्रोल्ड हो, तुम बहुत ज्यादा तेजी से बहती हो, हालांकि मैं तुम्हारे बराबर नहीं होता, तुम्हारी शक्ति के बराबर नहीं होता क्योंकि तुम तो भैया अनकंट्रोल्ड हो, ठीक। लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मैं जो है, क्योंकि मैं तुम्हें जो है नियंत्रित नहीं किया जा सकता। काश मैं भी वैसा होता जैसे मैं अपने बचपने में था, जब मैं तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे साथ आकाश में क्या करता था, विचरण करता था, यानी हेवन में मैं भी तुम्हारे साथ टहल सकता था। तो ये कल्पना करना पागलपन न लगता कि मैं तुम्हारी तरह तेज हो सकता हूँ। अगर मैं अपने बॉयज डेज में होता तो मैं ऐसा विजन यानी कि ऐसी कल्पना कर पाता, एक ऐसा विजन देख पाता, एक ऐसी कल्पना कर पाता कि मैं भी तुम्हारी तरह आसमान में बिल्कुल उसी तरीके से क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं, बह रहा हूं जैसे कि तुम होती हो। तब इसको मेरा पागलपन नहीं कहा जा सकता। तब मैं हताश होकर तुम्हें पुकारता, तुमसे प्रार्थना न करता जो कि मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरे बॉयज डेज चले गए हैं तो मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मुझे भी उन डेड लीव्स की तरह ले चलो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने बॉयज डेज में होता तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं कर रहा होता। अब वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं उसी को वो बताएंगे, ठीक है, कि Oh, lift me as wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of लाइफ, आई ब्लीड। आगे वो कह रहे हैं कि मुझे एक लहर, एक पत्ते या एक बादल की तरह उड़ा लो, जैसे तुमने एक लहर को, एक बादल को, एक पत्ते को अपने प्रभाव से उड़ा रखा है। ओ लिफ्ट, मुझे भी उसी तरीके से क्या करो, उड़ा लो। मैं जीवन के तीखे कांटों में घिरा हुआ हूँ, आई ब्लीड, मैं क्या कर रहा हूँ, खून बह रहा है मेरा, यानी कि मैं बहुत कष्ट में हूँ। ये जो मेरा टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ है, मेरा मन पूरा दुखों से व्यथित है और तुम मुझे बिल्कुल उसी तरह से उड़ा ले चलो जैसे तुमने वेव्स को, लीव्स को और क्लाउड्स को उड़ाया है। A heavy weight of hours has chained and bowed one took like thee, tameless and swift and proud। यानी कि समय ने मुझे अपनी बेड़ियों में क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। देखिए लिखा है ना यहाँ पे आवर्स हैज चेंज्ड, यानी कि ये जो समय है, समय चक्र ने मुझे क्या किया है, हैवी वेट यानी इन बेड़ियों में क्या कर रखा है, बिल्कुल जकड़ रखा है। और मेरा अभिमान क्या कर दिया है, कम कर दिया है। यानी कि मैं जो अपने ऊपर प्राउड करता था कि मेरे पास बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्ति है, तुमसे हाँ थोड़ी कम है क्योंकि तुम अनकंट्रोल्ड हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे बराबर इतनी शक्ति है कि मैं भी तुम्हारे साथ हेवन में चल सकता। वो चीज़ क्या हो गई है
मेरी कम हो चुकी है, मेरा अभिमान कम हो गया है। हालांकि मैं कभी तुम्हारे जैसा घमंडी, तेज और बेलगाम था। कब था? जब मैं अपने बॉयज डेज में था, तब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह घमंडी था और तुम्हारा जैसे प्रभाव हर चीज़ों पर पड़ता है, आसमान में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे बादलों में हो, बिल्कुल वैसे ही मेरा भी प्रभाव था। लेकिन अब मैं क्या है, मुझे इस समय ने बिल्कुल बांध रखा है, अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है और मैं दुख से बिल्कुल घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बहुत व्यथित है। इसलिए ओ वेस्ट विंड, तुम तो अनकंट्रोल्ड हो, बहुत शक्ति है तुम्हारे पास, तो मुझे भी बिल्कुल उसी तरीके से उड़ा ले सको, क्योंकि मैं ब्लीड कर रहा हूँ जिस तरीके से तुमने लीफ को और क्लाउड्स को अपने साथ उड़ा लिया है। तो क्लियर होगा फोर्थ स्ट्रेंजा ये था। अब चलते हैं फिफ्थ स्ट्रेंजा पे। तो फोर्थ जो स्ट्रेंजा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है इसमें कि तुम जो है तुम्हारा प्रभाव इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे प्रभाव से अगर हर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से इफ़ेक्टिव हो रही हैं, हर चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन अभी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत दुख है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे भी अपने जैसा बनाओ। अब जो पांचवा स्ट्रेंजा है इसमें भी ये उसी तरीके से यानी अपने बारे में ही बात करेंगे। आगे वो क्या कहेंगे, मेक बी दाई लायर। अब लायर तो आपको पता ही होगा अगर आपने सोनेट पढ़ा है, ठीक। तो लायर मीन्स क्या होता है? वीणा। तो वो कहते हैं कि मेक मी दाई लायर। दाई मतलब मैंने बताया ही है कि योर तुम्हारा होता है। तो वो वेस्ट विंड से कह रहे हैं कि मुझे अपना लायर बना लो, यानी कि मुझे अपनी वीणा बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। फिर वो कह रहे हैं कि क्या होगा अगर मेरे पत्ते भी उसी तरह झड़ जाएं, जैसे कि जब वेस्ट विंड आती है तो पुराने सूखे जो पीले पड़े हुए पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। क्या हुआ अगर मेरे भी पत्ते खुद ही जो है वो झड़ जाएं। द tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet thought in sadness. Be thou spirit fierce, my spirit be thou me. Impetuous one. यहां तक देखते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं तुम्हारी शक्तिशाली सुरों का जो कोलाहल है वो बहुत गहरा है। वो कैसा है? बहुत ही डीप है, ठीक। पतझड़ सा स्वर ले लूंगा मैं भी, ठीक है। तुम्हारा जो स्वर है वो मैं भी क्या करूंगा? ले लूंगा। तो यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर कर रहे हैं जैसे उसका प्रभाव है, जो चीजें हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को भी कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बनना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे अपना वाद्य यंत्र बना लो। जैसे जंगल तब होता है जब तुम फूंक मारती हो, तो तुम्हारे फूंक मारने से जैसे जंगल के पत्ते गिर जाते हैं। क्या हुआ अगर मेरे जंगल के मेरे जो पत्ते हैं वो भी तुम्हारे फूंक मारने से, तुम्हारे आने से गिर जाएं। तुम्हारे शक्तिशाली संगीत का जो शोर है मुझ में और जंगल दोनों में एक सा गहरा पतझड़ का संगीत निकलेगा। यानी कि जैसे जब तुम आती हो तो उन पत्तों की खरखराहट से एक संगीत, एक शोर निकलता है। क्या हुआ अगर तुम बहोगी मुझे अपने साथ लेकर, तो मेरे अंदर से भी क्या होगा? एक सैडनेस निकलेगी, यानी मेरा जो दुख है वो निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? उनके पोएट्री के माध्यम से। जैसे वो बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारा सहारा लूंगा तो मेरे अंदर से जो दुख है वो गीत के रूप में निकलेगा। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि ये पोएट्री जो है वो उसी का संकेत है। ये जो लाइन्स वो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये उदास होते हुए भी सुंदर होगा। हाँ, मैं जो वर्क लिखूंगा या मेरे अंदर से जो गीत निकलेगा वो कैसा होगा? वो सैडनेस भरा होगा, लेकिन वो कैसा होगा? वो सुंदर होगा, ठीक, वो ब्यूटीफुल होगा। फिर वो कहते हैं कि बेकाबू आत्मा, तुम्हें मेरी आत्मा बन जाना चाहिए क्योंकि तुम अनकंट्रोल्ड हो ना। उन्होंने बताया था अभी पिछले ही स्ट्रेंजा में, आपने बताया था कि वो कैसी है, वो बिल्कुल बेकाबू है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम बेकाबू आत्मा हो, तुम्हें मेरी स्पिरिट, मेरा सोल, मेरी आत्मा बन जाना चाहिए, तुम्हें मैं बन जाना चाहिए। तुम एक अप्रत्याशित प्राणी हो। कैसी हो? तुम एक अप्रत्याशित प्राणी हो, यानी इम्पेटुअस वन हो। बी दाउ मी, यानी कि बिल्कुल मेरे जैसा बन जाना चाहिए,
ठीक, वो कह रहे हैं कि तुम्हें कैसा मेरी आत्मा बन जाना चाहिए। मेरे जो मृत विचार हैं, जो मेरे मृत विचारों को गिरे हुए पत्तों की तरह तुम पूरे ब्रह्मांड में क्या करो, बिखेर दो। अब यहाँ पर वो किस विचारों की बात कर रहे हैं? वो अपनी इस पोएट्री की बात कर रहे हैं। जो भी लाइंस वो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं, उनके अंदर जो सैडनेस है, जो विचार है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह तुम पत्तियों को पूरा बिखेर देती हो, तुम्हारे आने से पत्तियां बिखर जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से ड्राइव माई डेड थॉट्स, यानी मेरे ये जो डेड थॉट्स हैं उन्हें भी तुम ड्राइव करो, यानी कि उन्हें उड़ा ले चलो ओवर द यूनिवर्स, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तुम उन्हें क्या करो, बिखेर दो, ताकि कुछ नया और रोमांचित प्रेरित हो सके। लाइक विदर्ड लीव टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे कि तुम ले जाती हो और उन पत्तियों को गाड़ देती हो, उनके साथ बीच चले जाते हैं और वहां से एक नया जीवन होता है जब अज़्योर सिस्टर आती है तुम्हारी। तो बिल्कुल उसी तरह मेरा भी क्या हो, मेरे भी इन थॉट्स का, इन विचारों का, जिन्हें तुम संसार में फैला दो ले जाकर, उनका क्या होगा, नया जीवन होगा। वो कुछ नया रोमांचित प्रेरणा देने वाले होंगे। इस कविता को एक ऐसी प्रार्थना बनने दो जो राख और चिंगारी की तरह, जिसे तुम क्या करो, बिल्कुल स्कैटर कर दो, बिखेर दो। यहाँ पर ये क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो वर्स इन्होंने ये जो पोयम लिखी है इसके बारे में कह रहे हैं कि हे वेस्ट विंड, जैसे मैं ये पोयम इसको लिख रहा हूँ, मेरे अंदर जो दुख है बिल्कुल तुम उसी तरह बिखेर दो, और मेरी इस पोयम को, मेरे इस वर्स को, मेरी इस पोएट्री को बिल्कुल तुम राख की तरह, किसकी तरह, राख की तरह क्या करो, बिल्कुल ले जाकर एशेस एंड स्पार्क्स, जैसे तुम एशेस को और स्पार्क्स को बिखेर देती हो, बिल्कुल उसी तरह से उस राख की तरह तुम मेरे इस कविता को, इस कविता में जो मेरा दुख है, जो मेरा वर्स, जो मैं वर्स लिख रहा हूँ, इसको क्या करो, तुम बिखेर दो। मानो किसी आग से कोई, जिसे कोई बुझाना भूल गया हो। कोई आग है, अगर कोई उसे बुझाना भूल गया है और हवा चलती है तो जिस तरह से उसकी चिंगारियां बिखर जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से तुम मेरे थॉट्स को, मेरे इस वर्ड्स को क्या करो, पूरी मानव जाति में, माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, यानी कि पूरी की पूरी मानव जाति में मेरी इस कविता को, मेरी इस पोएट्री को, मेरी इन लाइंस को तुम क्या करो, बिल्कुल बिखेर दो, उन राक्स की तरह, उन एसेस की तरह, उन स्पार्क्स की तरह। आगे देखिए, पी थ्रू माई लिप्स टू अनवेकेंड अर्थ, यानी कि तुम मेरे माध्यम से झांको और इस तरह से मेरे शब्दों को भविष्य की भविष्यवाणी में बदल दो। द ट्रम्पेट ऑफ माई प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी, यानी कि मेरे जो ये शब्द निकल रहे हैं, जो मेरे लिप से ये जो भी चीजें निकल रही हैं, जो भी मैं इस पोइट्री में कह रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसको तुम भविष्य में क्या करो, एक भविष्यवाणी की तरह, मेरी प्रोफेसी की तरह क्या करो, इसे जो है तुम बदल दो। ओ विंड, हे वेस्ट विंड, हे पवन, इफ विंटर कम्स, जब सर्दियां आएंगी तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या स्प्रिंग दूर रह पाएगा उससे? नहीं। यानी कि टोटली यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि अब आपको ओवरऑल पोएम को समझना है, अगर आपको ये 5th स्ट्रैंजा समझना है तो आपको ऑब्वियसली, अगर 4th स्ट्रैंजा भी समझना है, मैंने आपको बताया, तो आपको पूरी जो 1st, 2nd और 3rd स्ट्रैंजा को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। सोचिए कि जो आपके ये राइटर हैं, शैली हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी मन की बात कही। उन्होंने पहले वेस्ट विंड को उठाया, पहले उन्होंने वेस्ट विंड की तारीफ की, उसके असर के बारे में बताया कि वेस्ट विंड का कितना वास्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हमें आपको लगेगा कि जब आप एक नज़र में इस पोइट्री को पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि क्या है, कोई एक वेस्ट विंड पर इतनी बड़ी पोएम कैसे लिख सकता है, कैसे इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर सकता है उसके प्रभाव को। तो क्यों कर सकता है? क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे मेरे मन में इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा है कि किसी और के बस की बात ही नहीं कि वो उसको असर दे सके। वो किसके बस का काम है? वो वेस्ट विंड के ही बस का काम है, क्योंकि वेस्ट विंड के अंदर तो इतनी पावर है, वो इतनी अनकंट्रोल्ड है कि वो पृथ्वी पर अपना इतना असर दिखाती है। वो डिस्ट्रॉयर की तरह भी काम करती है, वो प्रिजर्वर की तरह भी काम करती है पृथ्वी पर। वो आकाश में जो है बिल्कुल बादलों को बिल्कुल बालों की तरह, सूखे पत्तों की तरह बिखेर देती है, और जो है टॉम की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, मकबरे की तरह, और वहां से रेन, बिजली ये सब कड़कती है, और समुद्र पर उसका इतना प्रभाव है कि समुद्र भी उसे रास्ता दे देता है। तो वो इतनी शक्तिशाली है, तो क्या वो मेरे दुख भरे, जो मेरे दुख हैं, उनको नहीं बिखेर सकती, उनको नहीं ताकत दे सकती, उन्हें नहीं ले जा सकती, अपने साथ उड़ा सकती? और यानी कि मेरे ये जो वर्ड्स है, मेरी ये जो कविता है, मेरे ये जो थॉट्स हैं, वो इतना फैले कि पूरे मेरे वर्ड्स, माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, यानी कि हर ह्यूमैनिटी में, हर पर्सन के पास मेरे ये थॉट्स पहुंच जाएं।
और फिर वो यही कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे आने के बाद जो विंटर है, इफ विंटर कम्स, यानी कि है वेस्ट विंड, अगर विंटर आता है यानी कि अगर दुखों भरा दिन आता है, कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, क्या स्प्रिंग या बसंत उससे दूर रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, तो उसके बाद सुखों का आना भी तय है। दुख के दिन हमेशा नहीं होते हैं, इन दुखों के बाद सुख का दिन भी आता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब तुम इन्हें ले जाकर फैलाओगी, तो जैसे बीज बिल्कुल बर्ड्स बनकर फैल जाते हैं, फूल बनकर फैल जाते हैं, उसी तरह से मेरे ये जो विचार है, मेरी जो पोएट्री है, वो भी फैल जाएगी। क्योंकि विंटर के आने के बाद स्प्रिंग बहुत ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, यानी कि सुखों का आना तय है। भैया हो गया क्लियरली, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अपनी तरफ से मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है इसको समझाने में, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझाया है। पहले हर एक स्ट्रेंजा को इंडिविजुअल आपको समझाया है, फिर लास्ट में आपको पूरा कनेक्ट करके समझा दिया है कि आखिर आप समझ सको कि उन्होंने इतनी बड़ी पोएट्री क्यों लिखी, वेस्ट विंड को उन्होंने इतना ज़्यादा हाइपरबोली क्यों ग्लोरीफाई किया है। क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि उसके अंदर ही इतनी पावर है कि मेरी इस पोएट्री को, मेरे थॉट्स को, मेरे सैडनेस को वो ही अमर कर सकती है, और फिर मेरे लिए जो खूबसूरती भरा दिन है वो आ सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसका प्रभाव दिखाया है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल ही फ्री हैं नीचे कमेंट्स करने के लिए, पूछने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस ब्यूटीफुल सी पीपीटी में नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारे होने वाला है फिगर ऑफ स्पीच। इससे पहले मैं लूंगी कुछ सेकंड्स का ब्रेक, क्योंकि मुझे चाहिए पानी, आई नीड वाटर, एंड मैं हर टाइम पानी लेकर बैठना भूल जाती हूँ, तो मुझे बीच से उठना पड़ता है। और तब तक के लिए आप भी कर सकते हैं विश्राम, थोड़ी सांस ले लीजिए, क्योंकि हमने बहुत इससे से बहुत जल्दी जल्दी कवर किया है ना इसको। तो आप वेट कीजिए, मैं आती हूँ। आप लोग भी तब तक कुछ खा पी लीजिए भाई, कुछ ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। आइए चलते हैं फिर से एक बार, स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो पहली फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारी वो है अपोस्ट्रोफी। और अपोस्ट्रोफी तो इन्होंने कई जगह यूज किया है, डायरेक्टली एड्रेसिंग एन एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, यानी कि जो एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं उनको जब डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है तो वो क्या होता है, आपका अपोस्ट्रोफी है। जैसे कि वेस्ट विंड है, वो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो उसको उन्होंने क्या किया है, एड्रेस किया है। ओ वाइल्ड, पुकारा है ना, एड्रेस किया है। तो ये क्या है आपका, ये आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसा लगता है जैसे कि वो डायरेक्टली वेस्ट विंड से बात कर रहा है और एज अ पर्सन की तरह। सेकंड देखिए, सेकंड है वो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं जब उन्हें ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, ह्यूमन ट्रेट्स उन्हें दिए जाते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब देखिए, आप अपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि वहां भी तो नॉन ह्यूमन थिंग्स थी, ऑब्वियसली थी। वहां पर मरे हुए लोग हो सकते हैं या फिर एब्सेंट लोग हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन्हें पर्सोनिफिकेशन में हम उन्हें ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं, ठीक, ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट हम उन्हें पुकार नहीं रहे हैं। लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, हम उनको डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, उनको पुकारते हैं, मानो वो हमारे सामने हो और बिल्कुल ह्यूमन की तरह हो, ठीक है। तो हम उन्हें क्या करते हैं, वहां पर डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। अगर हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं इस तरह की चीजों को, तो वो आपका अपोस्ट्रोफी हो जाता है। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में हम एड्रेस नहीं करते, हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं उन चीजों को। जैसे कि देखिए, ये जो ब्लू मेडिटेरेनियन सी है,
मैंने आपको बताया था वहां पर जब पोम आपको मैं पढ़ा रही थी तभी कि ये समर ड्रीम देख रहा है। भैया समर ड्रीम या विंटर ड्रीम या कोई भी ड्रीम, हॉरर ड्रीम, कोई भी ड्रीम, वो कौन देख सकता है? ह्यूमन देख सकता है, ठीक है, ह्यूमन देख सकता है, ना कि समुद्र। समुद्र सपना नहीं देखता। तो यहाँ पर समुद्र को जो है ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है, ब्लू मेडिटेरेनियन सी को। तो ये आपका यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो रहा है और हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम इसको संबोधित नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एड्रेस करते, जैसे वेस्ट विंड को उन्होंने एड्रेस किया है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, उसी तरह से अगर हम बोलते हैं ओ वाइल्ड ब्लू मेडिटेरेनियन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता? तो यहाँ पर ये आपका अपोस्ट्रोफी हो जाता। लेकिन हम इसको यहाँ पर संबोधित नहीं कर रहे, एड्रेस नहीं कर रहे, यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, ह्यूमन ट्रेट्स दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया? आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपोस्ट्रोफी एंड आपका जो है क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, एपोस्ट्रोफी एंड पर्सोनिफिकेशन में आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द सी ब्लोज एंड ओजी वुड्स ट्रेम्बल एंड डेस्पॉयल देमसेल्फ। अब यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया है, सी को, समुद्र को कैसे जो है वो किया गया है, बिल्कुल ह्यूमन जो है इमोशंस जो हैं वो दिए गए हैं। द विंड, द सी एंड नेचुरल एलिमेंट्स आर गिवन ह्यूमन एक्शंस एंड इमोशंस। ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर की बात कर लेते हैं। एक चीज कहूंगी, थोड़ा सैड हूं मैं, इसलिए सैड हूं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बेहतरीन अच्छी अच्छी पीपीटी लेकर आ रही हूं पढ़ाने के लिए, और आप लोगों के मतलब अंगूठे जो है वो घिस जा रहे हैं लाइक करने के लिए। मतलब लिटरली सच में मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इसलिए क्योंकि आप कुछ लोगों की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो थैंक यू उनके लिए। तो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि आपको दिल से शुक्रिया भैया। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो चाहते भी हैं कि मैं ही नहीं, उनको हर टीचर यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दे, सारी मेहनत वो फ्री में कर दे, लेकिन आपसे एक लाइक तक नहीं होता। आप जरा सोचिए, सामने वाले से आप कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और बजाय आपसे सिर्फ एक लाइक नहीं हो रहा। तो आपके अंदर मतलब क्या ड्यूटी है भैया? आप सोचो इस बारे में थोड़ा। या तो फिर आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो देखिए भाई, अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। बार बार कहना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, ऑब्वियसली डिमोरलाइजेशन जरूर होता है कि अपने आप में ही क्वेश्चन आने लगता है कि क्या चीजें अच्छी नहीं हो रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं जा रही है। आप लोग बताते भी नहीं हो। मैंने तो आपको इतना भी फ्री रखा है कि आप नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, पीपीटी नहीं पसंद आ रही या कोई और प्रॉब्लम है तो कह दीजिए। आप वो भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, बस आपने देख लेना है, देखकर चले जाना है। यार ऐसा मत करो। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, नहीं अच्छी लग रही है तो आप कमियां भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो करिए। थोड़ी तो एक्टिवनेस ले आइए अपने अंदर, थोड़ी तो ड्यूटी ले आइए कि सामने वाले से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी बदले में कुछ दीजिए। होमवर्क मैं आपको देती हूँ, आपसे होमवर्क तक नहीं टाइप होता। मुझे आपके होमवर्क टाइप कर देने से लाखों करोड़ थोड़ी मिल जाने वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके लिए कहती हूँ कि आप परफॉर्म करोगे तो चीजें आपको याद रह जाएंगी। चलो खैर छोड़ो, आओ मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना देख लेना, आपका जो भी मन करे। मेटाफर, मेटाफर क्या है भैया? तो मेटाफर जो है वो ऑब्वियसली दो अनलाइक थिंग्स के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब जैसे मेक मी दाई लैर इवन एज द फॉरेस्ट इज। अब यहाँ पर जो है पोइट अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? लायर से, यानी कि वीणा से कंपेयर कर रहा है। वो बोल रहा है ना कि मुझे अपना लायर बना लो, मुझे वीणा बना लो। तो यहाँ पर क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर से अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? मेटाफर हो गया। देन अगेन देखिए, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। यहाँ पर थॉर्न्स ऑफ जो लाइफ दिखाया गया है, यानी कि कांटों भरा जो जीवन है, जो दुख में भरा जो जीवन है, उससे प्रेजेंट करने की क्या कोशिश की जा रही है। थॉर्न से, कांटों से वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पेन और हार्डशिप ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व की, मतलब जो भी जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो हार्डशिप है, जो पेन है, उस दुख को दिखाने के लिए उन्होंने बताया है कि बिल्कुल मेरा जीवन कैसा है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कांटों के ऊपर मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मेरे अंदर से खून निकल रहा है। यानी कि वो अपनी मतलब उनका जो दुख है, उनकी जो सैडनेस है, वो कितनी असीम सीमा तक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, सिमिली। सिमिली तो काफी जगह यूज हुआ है, वहां भी मैंने आपको बताया था। सिमिली में क्या होता है, लाइक, एज और सो जैसे वर्ड्स का हम यूज करके क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आर ड्रिवन लाइक घोस्ट, किसकी तरह? बिल्कुल घोस्ट की तरह। जब यानी कि जैसे ये फर्स्ट स्टैंजा की लाइन है कि जैसे जब जो क्या बोलते हैं यार, जो भूत वूत झाड़ते हैं,
पता नहीं उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो जो भी होते हैं तांत्रिक, राइट, तांत्रिक, वो जो तांत्रिक होते हैं जब उन वो झाड़ते हैं तो उनके प्रभाव से जैसे भूत भागते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये पत्तियां भी तुम्हारे आने से बिल्कुल उसी तरह से भाग जाती हैं मानो जैसे भूत भाग रहे हो। तो यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है, लाइक घोस्ट यानी भूतों की तरह। तो यहाँ पर क्या है, आपका सिमिली है, फिर अगेन है ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। तो यहाँ पर भी जो ये कॉप्स है, ये जो जैसे ग्रेव में बिल्कुल जिस तरह से लाशें पड़ी रहती हैं, बिल्कुल उस तरह से वो पत्तियां भी क्या, और वो जो बीज होते हैं वो जाकर क्या हो जाते हैं, पृथ्वी में ठंडी बिल्कुल सोए हुए बड़े बिल्कुल लाइफलेस पड़े हुए रहते हैं। दीज सिमिलीज एम्फेसाइजेस द लाइफलेसनेस एंड डीके ऑफ ऑटम लीव्स एंड सीड्स, यानी कि उसके प्रभाव से जो लीव्स और सीड्स हैं वो बिल्कुल किस तरह से लाइफलेस जाकर पृथ्वी के अंदर पड़ी रहती हैं, उस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने घोस्ट और कॉप्स यानी कि ग्रेव का यूज किया है। चलिए आगे देखिए, अगला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल रट गया होगा, याद हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम वर्क में, मैक्सिमम पोम्स में आपको एलिट्रेशन तो डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आप देखिए आया हुआ है आपका, और इसका काम क्या होता है, क्रिएट रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट टू द पोएम, यानी कि बार बार अगर कोई भी जो लेटर है वो रिपीट कर रहा है तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक रिदमिक, एक म्यूजिकल जो साउंड है वो क्रिएट होता है। जैसे देखिए वाइल्ड, वेस्ट, विंड, डब्ल्यू 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 का जो साउंड है वो बार बार क्या हो रहा है, आपका क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए डैड ड्रिवेन, डी डी जो है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए लीव्स लाइक, यहाँ पर एल एल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। आगे देखिए रेपिटेशन। तो रेपिटेशन तो ऑब्वियसली आया हुआ है, अगर कोई भी वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है तो वहां पर रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। जैसे उन्होंने वेस्ट विंड को बार बार जो है वो क्या बोला है, ओ हियर सुनो, ओ हियर सुनो उन्होंने कहा है। और ये चीज आपको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 3 कैंटोज, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे कैंटोज में बार बार देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि वो वेस्ट विंड को संबोधित कर रहे हैं तो वो बार बार ओ हियर का यूज कर रहे हैं वेस्ट विंड को बोलने के लिए। ठीक है, आगे देखिए इमेजरी का यूज किया गया है, और इमेजरी को ही दिखाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड स्लाइड है, यानी कि जो थ्री कैंटोज हैं, वहां पर मैंने भी आपके लिए जो है वो इमेज लगाई है, इमेजेस का यूज किया है, ताकि जो इमेजरी वो क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके दिमाग में, वो चीज मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा सकूं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैक्टिक रेड, किसके बारे में बात किया था उन्होंने, उस डेड लीव्स के बारे में बात किया था कि वो डेड लीव्स बिल्कुल इसी कलर्स की हो गई हैं। ब्लैक रेन एंड फेयर एंड हेल विल बर्स्ट। तो ये चीज क्या है, ये एक इमेज जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, एक इमेजरी जो है वो आती है आपके दिमाग में। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। ठीक, तो यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। ठीक, तो अगर सिंबल्स का जो वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो उनके लिटरल मीनिंग के अलावा कुछ और भी उसका जो मीनिंग है वो निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो वो आपका सिंबलिज्म हो जाता है। जैसे कि वेस्ट विंड से उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है, वेस्ट विंड से उन्होंने पावर दिखाने की कोशिश की है, एक रिवॉल्यूशन दिखाने की कोशिश की है, एक चेंज दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह से वेस्ट विंड के अंदर इतनी पावर है कि वो डिस्ट्रॉयर है, वो प्रिजर्वर है, वो कैसे चीज चेंज कर सकती है, तो बिल्कुल उसी तरह से। और अगर बात करें डेड लीव्स की, तो डेड लीव्स से उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, उन्होंने डीके एंड पास्ट आइडियाज को प्रेजेंट किया है। जो उनका दुख है या जो उनके पास्ट आइडियाज हैं वो बिल्कुल उसी तरह से क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, जैसे जो सूखी पत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में क्या है, होप एंड रीबर्थ की बात उन्होंने की है। इस सिंबलिज्म का यूज किया है, दिखाया है कि जो स्प्रिंग आती है जब, तो किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का सिंबल लेकर आती है, एक आशा का, एक रीबर्थ का, कि जिस तरह से जो है वो पूरे हर जगह, हर वादियों में सिर्फ हरी हरी चीजें दिखाई देती हैं, फूल दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं, मैदान बिल्कुल खिल जाते हैं, यानी कि रीबर्थ हो जाता है। तो उसी तरह से उनके आइडियाज का, उनकी जो सैडनेस है वो दूर होकर एक अच्छी हैप्पीनेस में आ पाएगी। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश की है, पॉलिटिकल एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन आपको देखने के लिए मिलता है फर्स्ट ही स्टेंजा में। उन्होंने जो है यूज किया है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, यानी कि जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में लिखे हुए होते हैं और अपोजिट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। सोज द डुअल नेचर ऑफ विंड, यानी कि विंड का जो डुअल नेचर है, यानी वो दोनों तरीके से काम करती है। इसको दिखाया गया है कि वो नष्ट करने वाली भी है और वो जीवन देने वाली भी है, क्योंकि वो जब ले जाकर दफन करेगी तभी तो फिर उसकी अज्योर सिस्टर के आने से ये जो बर्ड्स हैं वो पूरी खिल जाएंगी। ठीक, अगला देखिए हाइपरबोल है। तो हाइपरबोल में तो उन्होंने इस लाइन को अच्छे से किया है, उन्होंने अपने दुख को कैसे प्रेजेंट किया है मैंने आपको बताया ही था कि एग्जैजरेट किया है उन्होंने। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, यानी कि मैं बिल्कुल कांटों पर लेटा हुआ हूँ, मेरा जो जीवन है बिल्कुल कांटों से भरा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मेरे अंदर से खून निकल रहा है। यानी उन्होंने दिखाया है कि कितना इमोशनल स्पिरिचुअल रूप से वो सफर कर रहे हैं, उनके अंदर कितना कष्ट है, इसको उन्होंने एग्जैजरेट किया है, यानी कि हाइपरबोल का यहाँ पर यूज किया है। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। देखिए मैंने बोल तो दिया है लेकिन एक्चुअली ना ये लगता है कि मैंने अभी जो बोला आप लोगों को लाइक शेयर करने के लिए मतलब थोड़ा सा दुख होता है और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाह रही हूँ, बस ये है थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ा दुख होता है कि अगर आप सामने वाले के लिए काम कर रहे हो और सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो थोड़ा बुरा लगता। मानो सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई करने पर भी आपके घर वाले बोलेंगे तुम तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, कैसा लगेगा आपको, या कुछ रिस्पॉन्स ही ना दे, या आपका रिजल्ट आ जाए और उनके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, सालों से मेहनत किए जा रहे हो और उसका कोई फल नहीं निकल रहा है, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही आप हम टीचर्स को भी समझिए, उनकी भी फीलिंग्स को समझिए कि वो जो है इतनी मेहनत करते हैं तो बदले में आपसे बस एक लाइक ही चाहते हैं या फिर आपका सजेशन ही चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था, तो इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड का ऑथर कौन है, तो वेरी वेल नोन है, इतनी देर से हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं कि पर्सी बर्सी शैली, यानी कि पीबी शैली जो है वो इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने देखिए आंसर्स के लिए आपके जो है वो एनिमेशन भी क्रिएट कर दिया था। यूजुअली मैं ले आती हूँ तो आंसर जो है वो आपका लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एनिमेशन लगा दिया है ताकि आप क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो, बाद में आपका आंसर आए। तो देख लीजिए आप बाकी। व्हाट नेचुरल फोर्स इज एड्रेस्ड थ्रू आउट द पोएम, किस नेचुरल फोर्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए है अर्थक्विक, मून, सन एंड द वेस्ट विंड, तो ऑब्वियसली द वेस्ट विंड। एक चीज़ और है, मेरा एक और रीज़न होता है कि मैं इन ऑप्शंस को ना पढूं ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूं। मेरा ये मोटो है कि अगर मैं आपको 1 घंटे की क्लास दे रही हूं तो 1 घंटे में 55 मिनट, 50 से 55 मिनट हम एकदम क्वालिटी टाइम दें, पढ़ें। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें वो अलग की बात है, 1-2 मिनट, अदरवाइज मैं आपका पूरा टाइम वसूल दूं, आपको ये ना लगे कि मैंने इनके साथ 1 घंटे बिताया और मेरा वो टाइम चला गया, क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो वक्त ही है, वो टाइम ही है। तो बस इसी को सेव करने के लिए मैं आपके ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ। मुझे लगता है ऑप्शंस तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। इस पोएम का टोन क्या है, ह्यूमरस एंड प्लेफुल है, फुल है, होपफुल एंड रिवरेंट है, या फिर मेलांकलिक एंड इंटेंस है, या फिर इनडिफरेंट एंड कोल्ड है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो है ही नहीं, कोल्ड वोल्ड तो है ही नहीं, मेलांकलिक एंड इंटेंस है, ठीक है। चीज़ों को कितनी गहराई में उन्होंने बताया है। What poetic form is used in Ode to West Wind, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा जो यूज़ हुआ है वो आपको बताना है। एक्सपीरियंस सोनेट तो बिल्कुल भी नहीं है, पैलाट का यूज़ भी नहीं हुआ है, फ्री वर्स भी नहीं है, यहाँ पर टेरेसा रीमा का यूज़ हुआ है। आपको 3-3 लाइन में वो चीज़ें दिखेंगी। देखती हूँ मैंने इसकी फिगर ऑफ स्पीच लिखी है या नहीं लिखी है आगे पीपीटी में, नहीं तो फिर मैं आपको ऐसे ही जो है वो बता दूंगी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, व्हाट सीजन इज सेंट्रल टू द इमेजरी ऑफ पोएम। कौन सा जो सीजन है, समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, कौन सी या फिर ऑटम है, किस सीजन को उन्होंने जो है सेंटर में रखा है, ठीक है। ये आपको बताना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपने पूरी पोएम में पढ़ा है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि ऑटम को उन्होंने रखा है और उन्होंने बताया है कि इसके बाद कौन आता है, स्प्रिंग आती है, जिससे क्या है पूरा जीवंत हो उठता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लाइन कंटेन्स द फेमस एक्सप्रेशन ऑफ होप। कौन सी लाइन जो है वो आपको बता रही है होप के बारे में, ठीक।
आपको ये बताना है, पढ़िए। ये है ना थर्ड लाइन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी कि अगर विंटर आया है, दुख आया है, तो क्या जो स्प्रिंग है वो उससे दूर रह सकता है? नहीं। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, वॉट डज द पोएट आस्क द वेस्ट विंड टू डू इन द फाइनल सेक्शन? जो फाइनल सेक्शन आप पढ़ते हो फोर्थ एंड फिफ्थ, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि क्या करो तुम? ओ गॉड, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए यार, ये फिर से बैटरी लो हो गई, मैं स्विच ऑन कर लूं। लाइट भी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स एक ही साथ आनी होती है। मैं सोच रही थी ये कहीं बंद ना हो जाए, नहीं तो अभी सब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। वो जल्दी जल्दी करते ही करते, लेकिन फिर भी ये जो है लैपटॉप बंद हो गया था, जिसमें मैंने लगाया उसमें लाइट आ नहीं रही थी, फिर इन्वर्टर वाले में लगाना पड़ा। चलो खैर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट डज द पोएट आस्क द वेस्ट विंड टू डू इन द फाइनल सेक्शन? यही हम देख रहे थे ना कि फाइनल सेक्शन में वो उसे क्या करने के लिए बोलता है। ठीक, तो क्या वो डिस्ट्रॉय द वर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है, या फिर पनिशेस और एनिमी को पनिश करने के लिए, या कैरी हिज वर्ड्स टू मैनकाइंड, या ब्लो ओनली इन द स्प्रिंग्स? ऑब्वियसली वो बोलता है कि उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो पोएट्री है, उसको पूरी मैनकाइंड तक फैला दो, उसको ले जाओ। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड मोस्ट यूज्ड व्हेन द पोएट एड्रेस द वेस्ट विंड? कौन सी लिटरेरी डिवाइस सबसे ज्यादा यूज हुई है? तो ऑब्वियसली जब उन्होंने एड्रेस किया है तो एड्रेस करने वाली ही जो है वो यूज होगी, यानी कि आपका अपोस्ट्रोफी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी में ही हम एड्रेस करते हैं कोई और, ये जो क्या है यार, फिगर ऑफ स्पीचेस दी हुई है वो नहीं यूज करते हैं। कभी कभी जबान ऐसे फंस जाती है। चलिए
What does the wind symbolize in the poem? क्या जो है सिंबलाइज करती है? तो इसका आंसर है रिवॉल्यूशनरी चेंज एंड इंस्पिरेशन को पहले भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, और कैसे करती है ये भी आपको बता दिया है। व्हाट डज शैली कंपेयर डेड लीव्स इन टू व्हाट डज शैली कंपेयर डेड लीव्स टू इन कैंटो फर्स्ट? तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली डेड लीव्स को वो घोस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि घोस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको इजी लग रहा है ना, आपको लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन देने की क्या जरूरत थी, बट आपने इसके टेक्स्ट को पढ़ लिया है। इसलिए सपोज दैट कोई वो बच्चा जिसने शैली की इस पोम की टेक्स्ट को ना पढ़ा हो, बस जस्ट समरी पढ़कर चला गया हो या ऐसे ही स्किप करके चला गया हो, तो क्या उसके लिए भी ये क्वेश्चन आसान होगा? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसको पता ही नहीं होगा कि किस चीज से कंपेयर किया गया है। तो आसान कोई भी चीज उन्हीं के लिए होती है जिन्होंने चीजों को पढ़ लिया है, जो उससे गो थ्रू हो चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ ना कराऊं क्या आगे? बहुत बड़ा पढ़ा दिया आप लोगों को। मुझे लगता है शायद मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं क्या। विच, चलिए देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट मूव्ड बाय द विंड इन द पोएम? कौन सी चीज है जो विंड के द्वारा नहीं ले जाई गई है, नहीं मूव की गई है? लीव्स को ऑब्वियसली ले जाया गया है, क्लाउड्स को भी ले जाया गया है, वेव्स को भी जो है वो मूव किया ही गया है। तो किस चीज को नहीं मूव किया गया है? तो वो है आपका ट्रीज। ट्री को नहीं मूव किया गया। ट्री के लीव्स को, उसके पत्तों को मूव किया गया है, बल्कि ट्री को नहीं मूव किया गया। आप ध्यान रखोगे। तो व्हाट इज द पोएट्स मूड इन कैंटो 4? कैसा उसका मूड रहता है? वो बहुत ही ज्यादा एक्सॉल्टेड एंड डिप्रेस्ड फील करता है। वो कहता है कि मुझे भी ले जाओ, मुझे ले जाओ, मेरे कष्टों को ले जाओ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम हर चीज को ले जाती हो। ठीक है, आगे देखिए, फटाफट से करेंगे। बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी काफी ज्यादा, तो मुझे लगता है अब नीड नहीं है। व्हाट माइथोलॉजिकल फिगर इज रेफर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाउड? क्लाउड में किस माइथोलॉजिकल जो फिगर है उसका यूज किया गया है? तो किसके बारे में बात की गई है? मैनेड के, डायनोसियस की जो शिष्य है मैनेड, इसके बारे में बात की गई है। इसके बालों से जो है वो कंपेरिजन किया गया है। व्हाट डज द वेस्ट विंड कैरी इन द पोम? किस चीज को वेस्ट विंड कैरी करती है? तो ऑब्वियसली सीड्स को कैरी करती है। सीड्स को ले जाती है, अर्थ के नीचे दबा देती है, और फिर जब स्प्रिंग आती है तो नया जीवन उसे मिलता है। तो सीड्स को क्या करती है? कैरी करती है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। व्हाट डज द स्पीकर विश टू बिकम इन रिलेशन टू द विंड? विंड के साथ वो कैसा विंड के साथ वो कैसा रिलेशन चाहता है? तो विंड के साथ इट्स वॉइस एंड इंस्ट्रूमेंट। वो चाहता है कि मुझे अपनी वॉइस बना लो, लायर बना लो। बोलता नहीं है बिकम लायर, वीणा बना लो, मुझे अपनी वॉइस बना लो, ताकि मेरे जो वर्ड्स हैं वो पूरे ह्यूमन काइंड में, पूरी मैन काइंड में क्या हो सके? फैल सके। What is the trumpet of prophecy a metaphor for? ये trumpet of prophecy किसके बारे में बात की गई है? ये ऑब्वियसली पोएट के जो ओन वर्ड्स हैं, जो उनकी पोएट्री है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो वाणी है, मेरी जो प्रोफेसी है वो मैनकाइंड में फैल जाए। तो ट्रम्पेट ऑफ जो प्रोफेसी आया हुआ है वो इनकी खुद की पोएट्री, खुद के इस पोम के लिए आया हुआ है। What is Sally's attitude towards change in the poem? कैसा उनका एटीट्यूड है? ठीक, क्या एटीट्यूड है? तो वो है एनकरेजिंग एंड होपफुल। वो लास्ट में 5th स्टेंजा के आते आते कैसे हो जाते हैं? वो बिल्कुल इनकरेज हो जाते हैं, उनके अंदर होप आ जाता है कि अगर भैया विंटर है तो स्प्रिंग भी आएगी ही आएगी, वो कहाँ उससे दूर रह सकती है। तो एक होप एंडिंग, होपफुल एंडिंग करते हैं ये। व्हाट क्लासिकल लोकेशन इज रेफर्ड इन कैंटो 3? किस चीज के बारे में बात की जा रही है? यानी कि किस फिजिकल फॉर्म के बारे में बात की गई है? किस चीज के बारे में? तो बेज वे की बात की गई है कि कहाँ पर वो जो समुद्र है उसका स्थान कहाँ पर है, उसके बारे में बताया गया है ना, तो कैंटो 3 में। चलिए बच्चा बताइए, 19th क्वेश्चन क्या है? व्हाट पोएटिक मीटर इज यूज्ड इन द ओड? कौन सा पोएटिक मीटर यहाँ पर यूज किया गया है? तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए। ट्रोकेइक टेट्रामीटर है, एनापेस्टिक ट्राईमीटर है, या फिर आइएमिक पेंटामीटर है, या डैक्टिलिक हेक्सामीटर है। तो किस चीज़ का यूज़ किया गया है? आइएमिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। What do ashes and sparks represent in the final canto? फाइनल कैंटो में उन्होंने बोला था ना कि बिल्कुल राख की तरह, और जलती हुई राख कोई जलाकर छोड़ गया हो और वेस्ट विंड आई हो और अपने साथ उड़ा ले गई हो उन स्पार्क्स को, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी तुम क्या करो? उड़ा ले चलो। यानी कि मेरी बातों को, मेरे दुखों को हटाकर मेरे अंदर जो
पॉजिटिविटी है या मेरी जो पोएट्री है उसे क्या करो, बिल्कुल ले जाओ मैनकाइंड तक। यानी कोई पोएट के वर्ड्स एंड आइडियाज को, वो अपनी पोएट्री को क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से ले जाओ। अरे यार, अभी ये भी डिस्कस करना है। देखो इसके बाद क्या है, और तो कुछ नहीं रखा है मैंने। ओके, ये उसका हिंदी है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए जब पीपीटी तैयार करती हूँ ना, तो मुझे लगता है क्या क्या भर दूँ मैं, आप लोगों को क्या क्या दे दूँ। मैं तो अपना इतना 100 से भी ज़्यादा 100% दे रही हूँ इसको। देखिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि या फिर मैं फर्दर वीडियो आपके लिए डालूँ, क्योंकि मैं अब ना थक गई हूँ सच बताऊँ। और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ओड ऑफ वेस्ट विंड। वैसे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप इतना डीपली मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप इसको खुद भी समझ सकते हो, लेकिन फिर भी डिस्कस कर देती हूँ, नहीं तो फिर यही होगा ना कि ये छूट जाएगा फिर चीज़, और कुछ छोड़ना नहीं चाहती मैं। इन ओड टू वेस्ट विंड शैली एड्रेसेस द पावरफुल वेस्ट विंड एज अ फोर्स ऑफ बोथ डिस्ट्रॉयर एंड रिन्यूअल। यानी कि डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर की तरह उन्होंने कैंटो 1 में वेस्ट विंड को क्या किया है, एड्रेस किया है। द पोएम एक्सप्लोर्स नेचर्स immense energy and its ability to inspire change। उसके अंदर जो नेचर की जो एबिलिटी है, जो इतनी शक्ति है, उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। शैली पोर्ट्रेज द विंड एज मेटाफर। वेस्ट विंड को उन्होंने किसकी तरह, मेटाफर की तरह दिखाया है। किसके लिए, फॉर रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म करती है चीज़ों को, एक डिस्ट्रॉयर की तरह, डिस्ट्रॉयर से प्रिजर्वर की तरह कैसे करती है। क्लीनिंग अवे द ओल्ड टू ब्रिंग इनटू न्यू, यानी कि वही चीज़ है, पुरानी चीज़ों से कैसे नई चीज़ ट्रांसफॉर्म करती है। यानी कि जो डिस्ट्रॉय से प्रिजर्वर कैसे बनती है, प्रिजर्वर का काम कैसे करती है। ही प्लीड्स with the wind to carry his thoughts and words like fallen leaves, spreading them across the world to awaken people। यानी कि वो उससे क्या करती है, उससे एक मतलब कि इच्छा रखती है, उससे अर्ज करती है कि हे वेस्ट विंड तुम क्या करो, मेरे थॉट्स को, मेरे वर्ड्स को बिल्कुल फॉलन लीव्स की तरह क्या करो, कैरी करो और उड़ा ले जाओ इन्हें भी बिल्कुल उसी तरह फैला दो, जैसे तुम दूर दूर तक इन फॉलन लीव्स को फैला देती हो, बिल्कुल उसी तरह मेरे वर्ड्स को, मेरे थॉट्स को भी फैला दो। किनके बीच में, अमंग पीपल, संसार के लोगों के बीच में, ताकि वो लोग भी क्या हो सके, जागृत हो सके। इमोशनली बर्डन शैली सीक्स यूनिटी विद द विंड्स spirit, hoping for poetic inspiration and social regeneration. The poet ends with a hopeful message: after dark and decay winter, renewal spring must follow। यानी कि दुखों के बाद सुख भी आता है, बिल्कुल उसी तरह से विंटर्स के बाद विंटर के बाद जिस तरह से स्प्रिंग आती है, यानी कि डिस्ट्रॉयर के बाद जिस तरह से प्रिजर्वर आता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी लाइफ में भी क्या होता है, एक होप होती है। दुख के बाद क्या होती है, सुख आता है, रात के बाद दिन होती है। थ्रू विविड इमेजरी एंड इंटेंस इमोशन शैली लिंक्स पर्सनल डिस्पिरेशन टू अ लार्जर विजन टू चेंज एंड होप। वो इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, ये फिगर ऑफ स्पीचेस का, ये इतनी इमेजरीज का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो इमोशंस का उमाड़ है बिल्कुल उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक होप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, और ये मैंने आप लोगों के लिए हिंदी भी दे दिया है कि आप देख लीजिए कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल डे 1 से मैं कह रही हूँ कि मैं उन बच्चों को लेकर चल रही हूँ जो बच्चे बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द राइटिंग स्टाइल ऑफ पीबी शैली इन 125 वर्ड्स। तो शैली की जो राइटिंग है, जो उनकी स्किल है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो शैलीज राइटिंग स्टाइल इज पैशनेट, लिरिकल एंड डीप एक्सप्रेसिव। यानी कि वो पैसिमिस्टिक हैं, उनकी जो पोइट्री है वो लिरिकल अंदाज में है और डीप एक्सप्रेस करती है उनके इमोशंस को। एज अ मेजर रोमांटिक पोएट ही फोकसेस ऑन द थीम ऑफ नेचर, फ्रीडम, इमेजरी एंड रिवॉल्यूशन। जैसे कि और जो रोमांटिक पोएट्स हैं, ठीक है, जैसे आपके वर्ड्सवर्थ हैं या और भी रोमांटिक पोएट्स हैं, वो जिस तरह से नेचर पे फोकस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी नेचर पे, फ्रीडम पे, इमेजिनेशन पे, रिवॉल्यूशन पे, इन सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इनको ही अपनी थीम बनाते हैं। हिज लैंग्वेज इज रिच विथ विविड इमेजरी, सिंबोलिज्म एंड क्लासिकल रेफरेंस। यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है
उसमें वो इमेजरी का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं और क्लासिकल रेफरेंसेस भी देते हैं, यानी कि बहुत ही रिच है उनकी लैंग्वेज। सैली ऑफन यूजेस पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एपस्ट्रॉफी, स्पेशली व्हेन एड्रेसिंग एब्सर्ड फोर्सेस लाइक विंड और टाइम, यानी कि जब भी वो विंड को या टाइम को या इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस को वो एड्रेस करते हैं तो वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। किन किन चीज़ों का? एपस्ट्रॉफी का, मेटाफर का और पर्सोनिफिकेशन का। ही राइट्स इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म लाइक टेरेसा रीमा एंड सोनेट्स but fills them with emotional intensity and philosophical ideas, यानी कि वो सोनेट्स और टेरेसा रीमा के फॉर्म में, टेरेसा रीमा के स्ट्रक्चर में अपनी पोम को लिखते हैं और साथ ही साथ वो उसके साथ उस पोम को पूरी इमोशनल इंटेंसिटी के साथ भर देते हैं, उसमें बहुत ही फिलोसफिकल आइडियाज उसमें डालते हैं। तो इस तरह से उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो है। शैलीज टोन कैन शिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, यानी कि उनकी जो टोन है वो पहले निराशावादी रहते हैं, ठीक, निराशा में रहते हैं, डिस्पेयर, दुख में रहते हैं, फिर उससे वो होप की तरफ आते हैं, ठीक। उनकी जो पोइट्री है वो इस तरह से आती है। रिफ्लेक्टिंग हिज आइडियलिज्म एंड डिज़ायर फॉर सोशल चेंज, कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो ये मानवता है, जो चीज़ें हैं जो ख़राब हैं, वो किस तरह से चेंज होनी चाहिए, उनके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए और कैसे आने चाहिए, इसको भी वो दिखाने का प्रयास करते हैं। हिज पोएम्स आर म्यूजिकल एंड रिदमिक, ऑफन यूजिंग एलिट्रेशन एंड रेपिटेशन। तो ऑब्वियसली हमने इस पोएम में भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने रेपिटेशन एंड एलिट्रेशन का यूज़ किया है, और ये क्यों करते हैं राइटर्स कि वो अपनी पोएम को, अपना जो वर्क है जो उसको कैसे म्यूजिकल और रिदमिक बना सकें, उसके अंदर एक लय आ सके, ठीक, म्यूजिकल हो सके, तो इसीलिए वो एलिट्रेशन और रेपिटेशन का यूज करते हैं। ओवरऑल सैलीज स्टाइल कंबाइंस इंटेलेक्चुअल डेप्थ विद इमोशनल पावर, मेकिंग हिज पोएट्री बोथ थॉट एंड प्रोवोकिंग एंड आर्टिस्टिकली ब्यूटिफुल। तो फाइनली कंप्लीट, समझ में आ गया बहुत अच्छे से आपको। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा, और ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी कहीं और से देखने और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़ अपनी तरफ से तो भैया डालने की कोशिश की है। बाकी स्टिल मैं भी ह्यूमन हूँ, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ छूट जाती है, किसी भी वीडियो में रह जाती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और नीचे आप उन चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि और भी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको भी उसका नॉलेज हो जाए, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिएगा आप क्या करना चाहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिल गवाही देता है, वो कर दीजिएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई कुछ भी नहीं कह रही मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जो कहना था मैंने ऑलरेडी कह दिया है। और ऑब्वियसली मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे। ऑब्वियसली मैं अगर आपको यहाँ तक बनाकर रख पाई हूँ, इट मीन्स मैं आपको कुछ दे पाई होंगी, ऐसी आशा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।